केस होगा जिसका नाम है फॉस वर्सेस हरबॉटल। इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट जहां से चैप्टर को पैदा हुआ। अरे ये सब लोग हैं, आपसे मेरा सवाल है और बताओ क्या मैं बोर्ड दे सकता हूँ, उनको आर्टिकल दे सकता हूँ, क्या मैं बिस्कुट दे सकता हूँ? अच्छा आज आपको बोली भगवान, अरे यार अपन ऑपरेशन को अपन भाई बहन चल जाते हैं। एनर्जी डाउन हो गई, मुझे लगता है हम सब लोग कैसे ऊपर आ सकते हैं और एनर्जी डाउन नहीं होती है बस बढ़ती है। इसका कि एज वेल एज लॉटरी दोनों रेगुलर बैच किया था। आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन बोथ द सब्जेक्ट पर्सनली बिकॉज आई एडमायर एंड इंस्पायर एंड ही इज माय मोटिवेटर फॉर लाइफ। लो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं लो भूल ही पाएगा, लेकिन फर्स्ट डे सेकंड डे और थर्ड डे यार इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हाँ आप लोग भूल जाएंगे। तो आपकी क्लास से इतना मोटिवेशन हुआ कि नॉट जस्ट इसका पर बाकी सब्जेक्ट्स का मतलब वी गॉट अफेक्टेड एंड आई गॉट इवेंचुअली इन योर सब्जेक्ट ना अब मुझे लग रहा है कि अब मैं खुद पढ़ूंगी तो मुझे सारा डांस होगा। अच्छा मुझे चाहिए नहीं लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन इस एज में इस लेवल पे पहुंचना और उसके बाद ये पर्सनैलिटी किसी के पास एंड ये हम सबके लिए एक इंस्पायरिंग है, एक हमारे लिए मोटिवेटर है। इस तरह का हमने मोटिवेशन भी देखा यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है कि ना सर एक बेंचमार्क है कि वेयर वी वांट टू गो। सर को देख के हमें दो एंड प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सर। एंड सर ठीक है हमारे लिए ठीक है एंड तो भी ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ इसका ये रहा चैप्टर नंबर 3 आपके सामने, जिसके वॉल्यूम में ही बहुत कुछ लिखा है, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, देखने में सबसे डिफिकल्ट लगता है, पर वी आर गोइंग टू मेक इट व्हाट वेरी सिंपल एंड वेरी इजी फॉर यू ऑल। आप सभी समझ सकते हो इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक, दुनिया में साइबर फ्रॉड है इसीलिए तो सिक्योरिटी करना जरूरी है। दुनिया में साइबर फ्रॉड है दोस्तों, इसीलिए कंट्रोल करना जरूरी है। साइबर फ्रॉड है इसीलिए कंट्रोल करना जरूरी है। वो इसमें दिख रहा है, देखो यहां पे दिख रहा है कंट्रोल। सर साइबर फ्रॉड है इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है, साइबर फ्रॉड है कंट्रोल करना जरूरी है, तो ये पॉलिसी क्या है दोस्तों? जब कंट्रोल लगाने की बात है और अगर पॉलिसी ही नहीं है तो कंट्रोल में क्या लगाओगे? तो बताओ, पहले कंट्रोल लगेगा या पहले पॉलिसी लगेगा? अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी ही नहीं है तो मैं कंट्रोल कैसे करूंगा? इसलिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहले वी आइडेंटिफाई फ्रॉड्स। एक, फ्रॉड से बचने के लिए कंट्रोल लगाना चाहिए, पर कंट्रोल कौन से होंगे, कंट्रोल कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, वो सारी बातें सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखी होती है। और सिक्योरिटी पॉलिसी में जैसे जैसे लिखा होता है वैसे ही हम लोग कंट्रोल में लगाते हैं। दिस इज हाउ द एंटायर चैप्टर गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 द साइबर फ्रॉड, नंबर 2 पॉलिसी एंड नंबर 3 इज व्हाट। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी कुछ हम लोग देखते हैं वो इन्हीं 3 एरिया से देखते हैं, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। सिंपल, लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन। अब देखना इस चैप्टर में पूछते क्या है। इस चैप्टर में होता क्या है मालूम है, इन 3 एरिया से ही पूछते हैं। हर एक एरिया का एक एक क्वेश्चन होता है। इस चैप्टर का वेटेज एग्जामिनेशन में 18 नंबर तक होता है। देखते हैं दुनिया में 2 टाइप के फ्रॉड, एक प्योर और एक साइबर इनेबल। दिख रहा है, एनी फ्रॉड विच एग्जिस्ट ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर इज कॉल्ड एज व्हाट, प्योर। और एनी फ्रॉड विच हैपेंस इन द साइबर वर्ल्ड with the help of what? Any fraud which happens in the physical world
with the help of cyber is called as what? Cyber enabled. उस साइबर उसको इनेबल करता है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूंगा, हैकिंग करना या वेबसाइट का डिफेमेशन करना, ये प्योरली साइबर फ्रॉड है. पर मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया हैप्पी न्यू ईयर इस मूवी का, जहां पे डायमंड को चुराने से पहले शाहरुख खान का सामने एक शील्ड आता है. वो शील्ड जो होता है, शील्ड, उसका दोस्त पहले हैक करके शील्ड को हटाता है, बाद में शाहरुख खान चोरी करता है. चोरी करना ये फिजिकल दुनिया की बात है, बट द चोरी कुड हैपन ओनली बिकॉज द साइबर हैकिंग हुआ था. बराबर है. तो जब भी कोई ऐसा फ्रॉड होता है जो फिजिकल दुनिया में होता है बट विद द हेल्प ऑफ साइबर होता है, उसका नाम साइबर इनेबल्ड होता है. नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन. अब देखते हैं, टाइप्स में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, फिशिंग है एंड ऑल दैट. बताओ फिशिंग किसका मतलब है? आपने CTCT लिखा हुआ है, मतलब वो CITI उसके बैंकिंग का नाम है, और आपने गूगल पे सर्च किया CITY और वो किसी और बैंक का पेज खुलता है और आप उसको सारी इंफॉर्मेशन सरेंडर करते हो, इसको ही बोलते हैं फिशिंग. चलो, ट्रैप डोर इज ऑल्सो व्हाट? बैकडोर. व्हाट डज इट मीन? बैकडोर का होना मतलब क्या भाई? बैकडोर का मतलब क्या है? मतलब कि जो मेंटेनेंस डोर होता है, हमने ऐसे मेंटेनेंस डोर को लॉक ही नहीं किया और हैकर उस दरवाजे से घुस गया जो दरवाजा मेंटेनेंस के लिए रखा था. नंबर 3 सुपर जैपिंग, मतलब होता है बाईपास करना. हमने सिक्योरिटी जहां से लगाई है वो हैकर वहां से न आते हुए उस जगह से आता है जहां पे सिक्योरिटी नहीं थी. डेटा ड्रिलिंग का मतलब होता है डेटा इज चेंज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. जैसे एग्जांपल 3 इडियट्स. ईव्सड्रॉपिंग मतलब किसी की आवाज को सुनना, जैसे वायर टैपिंग करना, जब एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाता है डेटा, तो somebody is trying to listen what is happening. नंबर 4 क्रैकिंग, मतलब इंटेंशनल हैकिंग जब होता है उसको क्रैकिंग कहते हैं. ईमेल फोर्जरी का मतलब होता है मैंने आपको ईमेल भेजा पर आपको लगता है ये भेजा किसी और ने है. नेक्स्ट पॉइंट, ईमेल थ्रेड. आज रात की रात तेरी आखिरी रात होगी अगर मैंने आपको ऐसा ईमेल भेजा, मतलब मैं आपको ईमेल द्वारा थ्रेड कर रहा हूं. नेक्स्ट पॉइंट, पिगी बैकिंग. जो ऑथराइज्ड आंटी है, जब वो आंटी जब वाईफाई यूज कर रही है तो आंटी के साथ में आंटी के बाजू में रहने वाला जो चिंटू है, अगर वो भी एक्सेस कर रहा है पर आंटी को पता ही नहीं, वो चिंटू को भी साथ में लेके जा रही है, तो चिंटू बन गया पिगी बैकर. स्पैम मतलब हमारे को जो ईमेल पर बहुत सारे स्पैम्स आते हैं, जो अनवांटेड ईमेल्स आते हैं, तो स्पैम का मतलब होता है सेंडिंग सेम ईमेल टू लॉट ऑफ पीपल. जैसे एग्जांपल नाइजीरियन फ्रॉड्स. अगला सवाल, लॉजिक बॉम्ब होता है. लॉजिक बॉम्ब का मतलब है इट ट्रिगर्स आफ्टर सैटिस्फाइंग प्री डिटरमाइंड कंडीशन, उसको बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब. और टाइम बॉम्ब होता है इट ट्रिगर्स ऑन टाइम. देखो, बॉम्ब का अर्थ होता है यहां पे वायरस बॉम्ब. ये बॉम्ब तब ब्लास्ट होगा जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस. इंटरनेट टेररिज्म मतलब आपकी कंपनी को तहस नहस कर देना, आपकी कंपनी का ई-कॉमर्स बर्बाद कर देना, ऐसा कोई तहलका मचाना आपके सिस्टम में कि आपकी कंपनी बंद ही हो जाएगी, उसको बोलते हैं इंटरनेट टेररिज्म. जिसके एग्जांपल मैंने नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का एग्जांपल दिया था. DOS मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. मतलब हमने जो एग्जांपल लेंगे, नैस्डैक के सिस्टम में किसी ने बहुत सारा अटैक किया, और अटैक इसलिए नहीं किया कि डेटा चुरा है, और इतना अटैक हुआ था बिकॉज ऑफ विच द सिस्टम बिकम्स अनअवेलेबल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? हैकिंग. हैकिंग होता है कोई भी पराई चीज को अपना समझ के यूज करना, हैकिंग कहा जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा लीकेज? आप मेरे लैपटॉप से डेटा कॉपी करो, डेटा लीकेज हो गया. पर आपसे मेरा सवाल ये नहीं था. सवाल यह है कि अगर मान लीजिए इतने टाइप के अगर थ्रेट्स अगर होते हैं, तो टेल मी व्हाट वुड बी द इंपैक्ट. क्या क्या आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है? यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं, जिसका क्या लिखा है? एक्सपोजर ऑफ अटैक. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, मैंने क्या बोला है, अगर ये जो साइबर थ्रेट्स अगर हो गए तो एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं अगर ऐसा हुआ तो उसका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर कितना होगा. तो बताओ क्या क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा, लीगल लॉस होगा, आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा का लॉस हो जाएगा, आपके साथ में बहुत कुछ हो सकता है. आपका क्रेडिबिलिटी लॉस होगा, आपका रिलायबिलिटी लॉस होगा, उसके बाद में आपका स्पूफिंग हो जाएगा, स्पूफिंग. ये सारी चीजें जो है ना, इट इज अ इंपैक्ट. तो एग्जामिनेशन में ऐसा भी एक बार ऐसा पूछा था, साइबर क्राइम के वजह से आपके और नेशन के ऊपर कौन से एक्सपोजर होते हैं. मतलब दे डिड नॉट आस्क एनीथिंग अबाउट ऑल द थ्रेट्स, दे आस्क कि अगर ऐसा हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या होगा. आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, लीगल लॉस होगा, क्रेडिबिलिटी लॉस होगा, इमेज लॉस होगा, स्पूफिंग होगा और डेटा लॉस होगा एंड ऑल दैट. अब स्पूफिंग का मतलब क्या है? स्पूफिंग मतलब एग्जांपल, अगर मैंने आपको कॉल किया पर आपके मोबाइल पे मेरा नंबर नहीं किसी और का, तो मैं स्पूफ कॉल बोलेंगे. अगर वैसे स्पूफिंग, स्पूफ ईमेल भी होता है, राइट. अगला सवाल, सर आपने जो पढ़ा है अभी वो क्या था? साइबर फ्रॉड था. पर साइबर फ्रॉड होगा तो दुनिया में क्या बनाना पड़ेगा?
सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल का इंसान बनाता है। दोस्तों टॉप लेवल एक ऐसा इंसान होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन के सारे थ्रेड्स को पूरे जानना पड़ेगा। वो विद द हेल्प ऑफ ऑल द कंसल्टेंट और ऑल द सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पूछ के सारे थ्रेड्स के लिए सिक्योरिटी बनाता है। अगर सिक्योरिटी पॉलिसी में जो सिक्योरिटी नहीं लिखी है वो कभी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट भी नहीं होगी। इसलिए व्हाइल ड्राफ्टिंग द सिक्योरिटी पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट शुड बी वेरी केयरफुल। थिंग्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन द सिक्योरिटी पॉलिसी विल नॉट बी इवन इंप्लीमेंटेड। इसलिए सिक्योरिटी पॉलिसी जब बनाते हैं तो इट हैज टू बी 100%। जो अगर मान लो सिक्योरिटी पॉलिसी में एंटीवायरस लगाने के बारे में नहीं लिखा है तो नहीं लगाया जाएगा। अगर वहां पे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, कुत्तों के बारे में नहीं लिखा है तो कंट्रोल में कुत्ते नहीं आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीजें सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखी होती है, इसलिए सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना बहुत दिमाग वाला काम है जो टॉप लेवल करता है। इसे बताओ टॉप लेवल ही क्यों करता है? बिकॉज उसको ही समझ है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन से। अब बताएंगे बच्चों, सिक्योरिटी पॉलिसी में 3 टूल्स होते हैं। याद रखना, इसका सब्जेक्ट में आंसर्स आसान होते हैं पर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। इसलिए आपकी नजर हमेशा जितनी आंसर पे होती है उतनी क्वेश्चन पे भी होना चाहिए। ये तीनों का मीनिंग बहुत सिंपल है बट रिमेंबर इसका क्वेश्चन क्या है। बताओ स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए? मतलब कोई स्टैंडर्ड मतलब क्या? ऐसा करना, मतलब फायरवॉल लगाना ही चाहिए। गाइडलाइंस बोलते हैं क्या होता है? विच विल मेक यू अंडरस्टैंड कि वो कैसा करते हैं। व्हाट स्टैंडर्ड को समझने के लिए गाइडलाइन होती है। तो जैसे कि आपको लगा फायरवॉल लगाना ही चाहिए तो ये स्टैंडर्ड है, पर यू डोंट नो व्हाट इज फायरवॉल, तो फिर गाइडलाइन। अब एक बार समझ गया फायरवॉल क्या है बट यू डोंट नो डिटेल्ड में कि हाउ इट इज टू बी इंप्लीमेंटेड, देन यू हैव टू रीड व्हाट प्रोसीजर। तो 3 चीज होती है सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ में। क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स। वो नहीं समझ में आए, यू हैव टू रीड गाइडलाइंस। और एक बार समझ गया वो फायरवॉल क्या है गाइडलाइन से, आपको यही नहीं पता उसको लगाते कैसे, कौन लगाएगा, कब लगाएगा, कौन इंजीनियर करेगा, उसके लिए हैव टू यूज व्हाट। अगला सवाल, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब यहां पे जिक्र हो रहा है इंफॉर्मेशन। फास्ट पढ़ना है, एग्जामिनेशन आपकी कल। कम ऑन एवरीबॉडी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में आपको जवाब देना है कौन से कंटेंट होना चाहिए। मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर क्या क्या मैटर होना चाहिए। आप बताओ सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? व्हाट इज दैट, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, स्कोप। आखिर इस सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा होगा। फिजिकल सिक्योरिटी कौन करेगा, लॉजिकल सिक्योरिटी कौन करेगा, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, बीसीपी क्या होता है, लीगल कंप्लायंसेस क्या होते हैं। देखो भाई, सुरक्षा के बारे में हर कोई चीज वहां पे लिखी होती है। क्या क्वेश्चन पूछा है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, अर्थात उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो किस के बारे में होते हैं। तो एग्जांपल क्या होता है? कौन पॉलिसी, कौन, हु, व्हाई सिक्योरिटी पॉलिसी, what is the object of the security policy, what is the purpose, why security policy, scope, या फिर ये मतलब फिजिकल सिक्योरिटी कैसे करना चाहिए। सब सोचिए ना, फिजिकल सिक्योरिटी बारे में, फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में नहीं लिखा है तो क्या होगा? तो कोई भी उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए जो चीजें सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखी होती है वही इंप्लीमेंट होती है। इसलिए सिक्योरिटी पॉलिसी का कंटेंट जब बनता है, इंडेक्स जब बनता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने वहां पे लॉ के बारे में भी लिखना चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना वो भी होना चाहिए, एक्सेस किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इसलिए एक्सेस कंट्रोल भी होना चाहिए, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, अपडेशन कैसे होता है, लॉजिकल सिक्योरिटी कैसे करते हैं, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कैसे करते हैं, बीसीपी कैसे बनाना चाहिए। ये सारी चीजें ना वो टॉप लेवल वाला आदमी बनाकर रखता है। कहां पे? कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आंसर में दर्द नहीं है। कंपोनेंट जब जिंदगी में याद आता है ना तो एग्जैक्टली ये क्लिक नहीं था। ये क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ आईएसपी, पर वो इंडेक्स नहीं लिखा, कंपोनेंट। तो फिर इंसान क्या कभी हो सकता है कुछ अलग ही लिखे। तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। अगला सवाल मैं पूछूंगा आपसे, ये रहा, दुनिया में 3 टाइप की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। स्ट्रैटेजिक बॉयफ्रेंड, याद रखना बॉयफ्रेंड बहुत सेंसिटिव होता है। दुनिया में 3 टाइप की इंफॉर्मेशन है जो सेंसिटिव होती है। स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजिक, बॉय हमेशा बिजनेस करता है और बॉयफ्रेंड होती ही फाइनेंस के लिए। चालू है। अब अगर मैं बात करूंगा दोस्तों स्ट्रैटेजिक बॉयफ्रेंड की बात करूंगा तो बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन जो टॉप लेवल के बारे में होती है? मर्जर्स, एक्विजिशन, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जियो का 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस, या फिर आइडिया और वोडाफोन का जो मर्जर हो रहा है, ऐसे टाइप की जो जानकारी होती है ना, मर्जर होने के बाद की बात नहीं कर रहा डोगलो में, बाद में तो पब्लिक ही हो जाती है वो, अभी तो न्यूज में भी आ गए। पर जब ये डील चलती है, जब डील फाइनलाइज नहीं होती, तब तक वो क्या बनता है? एक सेंसिटिव का स्ट्रैटेजिक लेवल होता है। कौन सा पर बहुत बड़ा मैटर है, चिल्लर मैटर नहीं। कौन सी काम वाले भाई हायर करेंगे वो नहीं आएगा इसमें। कौन सा लैपटॉप लेंगे, डेल का लेंगे कि एचपी का लेंगे, दिस आर दी छपरी टाइप से इंफॉर्मेशन, ये सेंसिटिव नहीं है। पर अगर मैं स्ट्रैटेजिक की बात करता हूं, मर्जर्स, एक्विजिशन, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड ऑल दैट। अब मैं चलो एक बात पूछूंगा, मैं
कॉस्ट शीट की बात करूंगा, P&L अकाउंट की बात करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। क्या आपको पता नहीं ग्रॉस प्रॉफिट, मेरा कॉस्ट शीट, क्या ये भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव होती है? क्या कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉस्ट शीट दिखाएगा? नहीं, पूछो ना किसको। ये एप्पल को पूछो, भाई 70,000 का मोबाइल है, कॉस्ट शीट बताओ, बोलेंगे 7,000 का बना है। आप लोगे उसके बाद में? नहीं। कॉस्ट शीट कभी भी कोई कंपनी बताती है नहीं। तो कॉस्ट शीट भी सेंसिटिव है, पर वो स्ट्रैटेजिक नहीं है, वो फाइनेंस लेवल पे आती है। चलो बिजनेस भी देखो, बिजनेस में भी बहुत सारी जानकारी होती है जो सेंसिटिव होती है, जैसे मैं और मेरे सारे कस्टमर्स, मेरे सारे डेटर्स, मेरे सारे क्रेडिटर्स, मेरे सारे सप्लायर, मेरे सारे ट्रांसपोर्टर, इनके फोन नंबर, इनका बिलिंग या इनका ईमेल आईडी, इनके साथ में मेरा डील क्या है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है। आपको पता नहीं, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स पहुंचने तक जितनी भी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, वो भी चीजें किसी को डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो बोलो, हल्दीराम है, पार्ले जी है और झंडूबाम है और पतंजलि, इनसे पूछिए आप कैसे प्रोडक्ट बनाते, बताओ। बताते कि झंडूबाम कैसा आपको मालूम है, पार्ले जी कैसे बनाते मालूम है। पार्ले जी अगर डिस्क्लोज हो जाता तो पार्ले जी रिटर्न आता, पार्ले जी 2 आता, पर आज तक कभी आया कोई डुप्लीकेट बना सका है? नहीं आया क्या आज तक। इसका मतलब दुनिया में कुछ जानकारी होती है जो लोगों को नहीं दिखाते हैं, जो मेरे धंधे के बारे में, बिजनेस के प्रोसेस के बारे में होती है, बिजनेस के प्रोसीजर के बारे में होती है। वो इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती है, पर उसका नाम यहां पे बिजनेस होता है। चलो मैं आप फाइनल करता हूं। कॉस्ट शीट किधर आएगा? मर्जर एक्विजिशन किधर आएगा? स्ट्रैटेजिक। और मैं कैसा धंधा करता हूं बताओ बच्चों, आखिर इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी क्यों करते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है। देखो दोस्तों, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, देखो मेरी आंखों से बाहर है, नहीं है ना, मेरी आंखों से देखो 10-4 सिक्योरिटी गार्ड है, AK-47 लेके खड़े। अब बताओ, यहां पे 1 लाख कंप्यूटर अंदर पड़े हुए, आप बताओ बाहर से अगर अंदर कोई आएगा, वही आएगा जो, तो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई, है ना। अब वही इंसान अंदर आएगा, बोलो ना, जो ऑथराइज्ड है, तो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? अब कोई गलत इंसान आएगा नहीं तो कोई चेंज कर पाएगा नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड लगाने से 2 फायदे हुए, कोई आया नहीं और कोई आया नहीं तो कोई चेंज किया नहीं। और तीसरी बात, कोई आया भी नहीं, कोई चेंज किया भी नहीं, तो मेरी चीजें जैसी मैंने रखी थी मुझे वैसी वापस मिलेगी। दैट इज अवेलेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। आपका जोश कम हो गया साहब, अंदर से लाइए। वो वर्चुअल में देखो लोग कितना चिल्ला रहे हैं, और आप लोग कैसे हौले से, अंदर से बोलो। देखो आप, एक मिनट, आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। एग्जामिनेशन आपकी, मैं पास हो चुका हूं। आप अभी भी CA फाइनल के स्टूडेंट हो, डिग्री के नाम पर सिर्फ BCom है आपके पास। इस मौकाम पर अगर आप फेल हो जाते हो तो आपकी मार्केट में कीमत सिर्फ 2,000 रुपए महीने की है। अगर आपको 2,000 से 2 करोड़ 20 करोड़ करना है ना, तो CA बनना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 करोड़ कमाना है ना, चलो रिवाइज करो। आ जाओ भाई, आ जाओ बेटा, इन महिला को समझो क्या बोल रहे थे। एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, एक इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी नहीं बेटा, अवेलेबिलिटी। नया सेंटेंस आएगा, अवेलेबिलिटी। भाइयों और बहनों, दुनिया में यह भी एक क्वेश्चन होता है, हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। मेरे आंखों में देखिए, यह क्वेश्चन को भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है, जिसमें लिखा है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के हायरार्की और टाइप्स कौन से होते हैं। देखो बताओ बच्चों, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में एक पहली तो हमको हम ही से बचाओ, दैट इज यूजर, हमको उनसे बचाओ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, दैट इज व्हाट कंडीशन ऑफ कनेक्शन। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क, वो सब बचना चाहिए। और ये सब आता है ऑर्गेनाइजेशन में। मैं और दोबारा रिपीट करता हूं, इधर देखिए मेरे पास में क्या लिखा है। अगर मान लीजिए ये जो पॉलिसी वैसे कौन लिख रहा है? टॉप लेवल। टॉप लेवल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को 3 हिस्सों में बांटता है। एक, उन लोगों से बचने के लिए जो अपने ही थाली में छेद करें, नमक हराम कमीने कुत्ते, दैट इज व्हाट यूजर, आसीन के सांप, दैट इज व्हाट यूजर। पर कभी कभी हमारे वाले नहीं बचाते, बाहर वाला बचाता, तो उसके लिए कंडीशन ऑफ कनेक्शन में लिखते हैं कि बाहर वालों से कैसे बचे। और अब अंदर वालों से बच लिए, बाहर वालों से बच लिए,
अब बचना है हमारे खुद के एसेट से ही बचना है। कभी कभी किसने बजाया नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल बिजली गई, किसी ने बाहर वालों ने भी नहीं बजाया, अंदर वालों ने, वो अपने आप बच गया। अभी कंप्यूटर में अचानक से एरर आ गए, वो रुक गया, बंद हो गया। किसने बजाया? क्या तुमने बजाया? मैंने बजाया? किसने? अपने आप बच गया। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो वेन एवर टॉप मैनेजमेंट डिवाइड द सिक्योरिटी पॉलिसी, इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हमको हमी से बचा लो, यूजर हमको उन्हीं से बचाओ, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो खुद से बचने वाले आइटम है उनको भी बचाओ। तो यूजर में 2 बच्चे पैदा हुए, एक है यूजर सिक्योरिटी, जहां पे टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट की बात करता है। मतलब वो लिखता है कि वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट और एक्सेप्टेबल यूसेज समझता है। इसका मतलब होता है आप यूज कर सकते हो पर कुछ हद तक यूज कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं, लिखने वाला कौन है सिक्योरिटी पॉलिसी? वो क्या लिखता है? वो क्या लिखता है? वो क्या लिखता है? वो क्या लिखता है? वो क्या लिखता है कि तुम लैपटॉप यूज कर सकते हो पर अपने घर वालों काम के लिए नहीं, आप प्रिंटर यूज कर सकते हो पर आरटीबी और मॉड्यूल के लिए नहीं। ये जो है ना, ये भी एक सिक्योरिटी का नियम है, पर वो नियम किधर आता है? वो नियम आता है सिक्योरिटी में या एक्सेप्टेबल यूसेज में? एक्सेप्टेबल यूसेज। और यूजर सिक्योरिटी मतलब क्या? इट टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। आप ऑफिस से जाते समय रोज बैकअप ले लेना, ऑफिस आते समय आई कार्ड लेके आना, रोज बैकअप ले लेना, ये सारी चीजें बोलते हैं किसको? इसको बोलते हैं यूजर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बोलो ना। अब बाहर वालों से कैसा बचे हो, तो मैंने कहा लिखा है। अब मतलब बायर और सप्लायर को एक्सेस चाहिए। अब बताओ, बायर और सप्लायर को एक्सेस चाहिए तो कौन से बायर को एक्सेस देना, और दिया तो कितना देना, और कौन से क्रेडिटर को एक्सेस देना, दिया तो कितना देना, इसकी जानकारी टॉप लेवल का इंसान कंडीशन ऑफ कनेक्शन में गुजरता है। अब रही बात ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन में 3 बच्चे पैदा। ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीजें अपने आप खराब हो सकती है, कि इंफॉर्मेशन, एक नेटवर्क और एक क्लासिफिकेशन। अब बताओ, ये पॉलिसी लिख रहा कौन है? वो इंफॉर्मेशन में क्या लिखेगा? अच्छा, पॉलिसी लिखने वाला टॉप मैनेजमेंट में पढ़ता कौन है? बाकी लोग, मिडल बॉटम लेवल के लोग। अगर इंफॉर्मेशन को कैसे बचाना चाहिए, टॉप लेवल को लिखना है, तो टॉप लेवल इस हेड के नीचे लिखता है कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए, वहां पे लिखता है इट सेट्स आउट द पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन। मतलब कौन लिखता है ये? क्या लिखेगा? हे मेरे एम्प्लॉई, अगर आपको इंफॉर्मेशन को बचाना है, ऐसे बचाना जैसे यहां लिखा है। और नेटवर्क में क्या लिखेंगे? हे मेरे एम्प्लॉई, अगर आपको नेटवर्क को बचाना है, आपको इंटरनेट को बचाना है, तो आपने कैसे बचाना? ऐसे, जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है। ये कौन लिखता है ये? हाँ। अब सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो हर चीज के बाद में वो मिडल बॉटम लेवल के लोग बार बार टॉप लेवल को फोन लगाते हैं, साहब बताइए इंफॉर्मेशन को कैसे बचाना, साहब बताइए नेटवर्क को कैसे बचाना। ये कब की बात है? इफ दोस थिंग्स आर नॉट रिटन डाउन इन द पॉलिसी, तो इसलिए पॉलिसी में लिखकर टॉप मैनेजमेंट एक ही बार लिखता है, नक्की करता है, खत्म, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। क्लासिफिकेशन का मतलब जानते हो? देखो दुनिया में हर चीज, आपका ध्यान है, ढोकला ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसा क्या नशीली नजरों से देख रहे हो? बोल भाई बोल, जो बोलना है। एक अटेम्प्ट में फेल होंगे, 6 महीने जाएंगे, 3 लाख का नुकसान होगा, बदनामी अलग मिलेंगी मोहब्बत में। तो लोग वैसे भी आपके ऊपर बहुत इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि आपको अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो लोग बोलते हैं पढ़ता कि नहीं पढ़ता, लोगों को आपके चरित्र पर डाउट लगता है। तो इसलिए आपको अगर अपनी इज्जत बचाना तो पास होना जरूरी है। दुनिया वालों को समझता नहीं है कि सीए कितना डिफिकल्ट कोर्स। लोग बोलते हैं अभी भी सीए फाइनल में है, लोग यही बोलते, क्योंकि 3 साल से तुम वही बोल रहे हो। जब से तुम आईपीसीसी पास हो, क्या बोलते? फाइनल में। क्या कर रहा है? फाइनल में हो। अभी सोचो 1-2 अटेम्प्ट लगा, लोग पूछना भी छोड़ देंगे, लोग बोलेंगे बोल मत भाई, मालूम है। तो भाइयों और बहनों, अगर इज्जत चाहिए ना और पैसा चाहिए ना, तो सीए की जरूरत है। और जिंदगी में कभी तभी सीरियस होने का मौका है, वो आ चुका है। और ऐसे वक्त पे भी अगर आप सीरियस नहीं हो सकते ना, तो जिंदगी में आपका कुछ नहीं हो सकता। जब मैं आपके जैसा स्टूडेंट था तो इस समय पे सीरियस हुआ, इसलिए अब अच्छे दिन आए हैं। अगर मैं उस समय ऐसे ही था ना, 8 साल पहले आपके ऐसे हौले से बैठता था, इसका समझता नहीं था, और तब मैंने पढ़ा, सीरियसली लिया, पास हुआ, तो आपके सामने मेरे पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब है। पर कब मिलेंगी? जब ऐसे समय पे करना होगा, वरना आपकी जिंदगी आम जनता जैसी हो जाएगी। इसलिए इज्जत से बोल रहा हूं, हर एक मिनट जो मैं पढ़ा रहा हूं, यू हैव टू बी सो फोकस कि एग्जामिनेशन में आने वाला है और मुझे याद करना है। ओके, कॉन्सेंट्रेट बेबी, कम ऑन एवरीबॉडी, ना कम ऑन। तो क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बोला है? जिंदगी में 2 चीजें होती है, कुछ सेंसिटिव होता है और कुछ नॉन सेंसिटिव होता है। तो किसको बचाना चाहिए?
पर अब टॉप लेवल क्या करता है, इसमें लिख के रहता है कि कौन से सेंसिटिव है और कौन से नॉन सेंसिटिव, ताकि आम जनता को यह समझ जाए बचाना किसको और बचाना किसको नहीं है। तो बताओ बच्चों, 3 बच्चे हुए, हमको हम ही से बचा लो यूजर, हमको बाहर वाले से बचाओ। और तीसरी बात, अब मैं जाता हूं मेन चार्ट पर जहां पे वो चार्ट्स है, बताओ चार्ट्स कहां पे है। अब बताओ, मैंने ये ए और बी आपको पढ़ा दिया, अब मैं सी पर जाऊंगा और सी पे लिखा है डेटा इंटीग्रिटी। दोस्तों इंटीग्रिटी का मतलब होता है, जैसे देखो आधा 50% चैप्टर खत्म हो गया, अब मेरा 50% बाकी है बस, अभी मैं अगले आधे घंटे में इसको उड़ा दूंगा। डेटा, इधर देखना अम्मा, बात मत करो। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है जैसा मैंने रखा अगर वैसा मुझे मिला तो समझ जाना डेटा की इंटीग्रिटी है, पर मैंने रखा था कुछ और, मिला कुछ और, तो समझ जाना डेटा की इंटीग्रिटी, इज्जत, आबरू, एकता भंग हो चुकी है। मतलब सर डेटा की चलो एक काम करते हैं, एलआईसी और आईसीआईसीआई बैंक की डेटा की इज्जत लुट गई और आपका अकाउंट था वहां पे 5 करोड़ थे, किसी ने इज्जत लुटते समय 0 डिलीट कर दिया, 1 0 हटा दिया, आपके 5 करोड़ के खड़े खड़े 50 लाख हो गए। तो ये तो इज्जत लूटने के बराबर हो गए, खड़े खड़े किसी ने 0 0 में आपको बजा दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चलो एक काम करते हैं, आईसीआई के एग्जामिनेशन पेपर जिस हार्ड डिस्क में रखे, सर्वर में रखे हैं, इमेजिन करिए डेटा इंटीग्रिटी जरूरी है सर? बिल्कुल जरूरी नहीं है, वहां का डेटा हैक हो जाए, मैं तो प्रार्थना मेरे घर पे पहले पेपर आकर मैं ठोक दूंगा एग्जामिनेशन में। तो सोचिए अगर मैं आईसीआई की बात करता हूं मित्रों, तो कितना डेटा इंटीग्रिटी जरूरत है, क्योंकि डेटा मान लीजिए सोचिए रखा था पेपर कुछ और, लोगों ने हैक करके इतने सिंपल क्वेश्चन डाल दिए और प्रिंट होके सिंपल चला गया, सारे बच्चे पास हो गए। भारत माता की जय। बताइए बच्चों, डेटा इंटीग्रिटी जरूरत है कि जैसा रखा है, वरना कुछ और हैक हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए इंटीग्रिटी बचाने के लिए उसके ऊपर सिक्योरिटी रखना जरूरी है, क्योंकि गलत लोग उसके ऊपर निगाह डालकर है वो कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। रेडी गाइस? फेसबुक है, जो भी क्राउड आप देख रहे हो, दिस फ्रॉम कोलकाता सीए फॉर लॉ बैच, और एक बार जरूर हाई करना इन सबके को। सो गाइस आप सभी को जवाब देना है, अगर मैं एनसीएलटी के पास जाऊंगा तो एनसीएलटी मुझे कितने दिनों में हाँ या ना बोलेगा, और हाँ या ना बोलने के बाद में आपको जवाब देना है कितने दिनों के अंदर अदर क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, और आपको मुझे यह भी बोलना है कि कितने दिनों के अंदर आईआरबी को अपॉइंट किया जाएगा। आप बताओ, आईआर 127,50,000 हाथ मिला मेरे भाई, तो 130 लाख 130 लाख करोड़, उससे कम होगा तो उस कंपनी के डायरेक्टर को सैलरी होगी कितने लाख रुपए? 60 लाख रुपए। एक बात पूछू क्या, जवाब दिए ना आप सुपर जीनियस। 60 लाख रुपए ये पर पर्सन पर एनम है, सारे डायरेक्टर का मिला के? अरे कुछ भी बोल रहे हैं आप। एक पूरा एग्रीमेंट बनेगा। अब मान लीजिए ऐसा कंपनी में हो रहा है और आलिया भट्ट और प्रियंका के साथ में ऐसा गलत हुआ, तो अब एनसीएलटी क्या बोलेगा? आज के बाद में डायरेक्ट एनी फाइन, कोई भी अगर गंदा काम हुआ ना, जहां पे ऐसा होगा फाइन पनिशमेंट होगी। हर कोई काम स्पेशल कोर्ट में आएगा। अब मेरा एक सवाल है, अब तक के जो सेक्शन थे उनके नंबर 2 से जानोगे कहां तक चलते हैं, और उसके बाद में क्या होगा? सो अब इसके बाद में चैप्टर एक नया रंग लगेगा जिसका नाम है, अब बताओ लिक्विडेटर जो होगा वो आरपी बनेगा या नया भी बन सकता है? क्या अभी भी नए क्लेम वापस से कलेक्ट करना होंगे?
तो बताओ इंटीग्रिटी में डेटा की जब इज्जत लूटती है बच्चों, डेटा की इज्जत 7 जगह पे लूटी जाती है। एक, कुछ लोग सोर्स पे ही इज्जत, जैसे मतलब वाउचर्स पे इज्जत लूट लेते हैं। कुछ जो सीए आर्टिकल आए खर्चा करता है 500, वाउचर की इज्जत लूट के 5000 करता है। तो और जब रिएम्बर्समेंट आता है 5000 लेता है, तो मतलब उसने इज्जत क्या लूटी। दूसरे लोग इनपुट देखो, दूसरे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन टर्मिनल पे भी इज्जत लूट लेते हैं। सर इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन टर्मिनल मतलब लोग क्या करते हैं, एटीएम का जो टर्मिनल है फॉर एग्जांपल, या एनएससी बीएससी का टर्मिनल है। अरे आप कहां देख रहे हो, आपको कहां जाना है? मैं क्या पढ़ रहा हूं ढोगला, आपको ये भी पता नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूं। कंट्रोल्स, डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, अच्छा वो पॉइंट्स गलत लिखे, वो आपको मैंने कट भी करवाए थे ना, करवा के आपको लिखवाए भी थे, वहां पे पढ़ रहा हूं। हाँ, तो ऑनलाइन टर्मिनल मतलब क्या, कुछ लोग एटीएम पे आप बताओ आपका बैलेंस है 50,000 और आप निकाल रहे हो 5 लाख रुपए, मतलब आपने टर्मिनल की इज्जत लूट ली। आप बताइए, कुछ लोग सोर्स पे, टर्मिनल पे, और कुछ लोग तो इनपुट पे भी इज्जत लूट सकते हैं। इनपुट पे मतलब क्या हो सकता है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, पर आपने 50 नंबर का बोल दिया तभी वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब आपने इनपुट पे इज्जत लूटी है। फॉर एग्जाम्पल मैंडेटरी फील्ड नहीं भी है तभी भी आपका डेटा अपलोड हो रहा है, मतलब इनपुट पे इज्जत लूटी है। अगर दुनिया में इज्जत नहीं लूटते ना तो कंट्रोल ही नहीं होते। तो पहले क्या देखना है, नहीं, डेटा के कंट्रोल लगाने से पहले यह जानना जरूरी है कि इज्जत कहां कहां लूटती है। जिन जगहों पर इज्जत लूटती है अगर वहां पे कंट्रोल लगा दिया तो आप समझ जाना आपने डीआईसी कर लिया, मतलब डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल कर लिया। पर अगर आपको यही पता नहीं इज्जत लूटे कहां जाती है तो कंट्रोल कहां लगाओगे। इसलिए पहले देखते हैं इज्जत कहां लूटती है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, इनपुट सही होता है, नहीं इनपुट सही है फिर भी आउटपुट गलत आता है, इसका मतलब प्रोसेस में, कोडिंग में ही कुछ गड़बड़ हो गई, तो वहां पे भी इज्जत लूट सकती है। आउटपुट, कभी कभी आउटपुट सही आता ही नहीं, और कभी कभी आउटपुट सही आता है पर कोई गलत व्यक्ति देख लेता है, मतलब जिसको दिखाना नहीं था, बोल रहे नहीं आप, वो ही देख लेता है, तो आप कहेंगे आउटपुट पर इज्जत लूटी है। और कभी कभी आउटपुट पर नहीं, उसका जो डेटाबेस क्रिएट होता है, स्टोरेज, वहां पर भी इज्जत, मतलब क्या कहते हैं, आउटपुट आया आपने सेव कर लिया, वो सेव हुआ हार्ड डिस्क में या फिर सीएफएम के लैन सर्वर में, कोई जाके रात में लैन सर्वर का डेटा पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, आपके लैपटॉप का या आपके सर्वर का डेटा डिलीट कर दिया, तो मतलब डेटा की इज्जत कहां लुटेगी, डेटाबेस में। तो मतलब कौन सी 7 जगह जहां पर डेटा इज्जत लुटती है, सोर्स, ऑनलाइन टर्मिनल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, सोर्स, ऑनलाइन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, मतलब डेटाबेस। इन जगहों पे कंट्रोल किया, मतलब आपने डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल किया। आइए दोस्तों, मैं डेटा इंटीग्रिटी की पॉलिसी बताता हूं। एक आंटी ने 2 सॉफ्टवेयर का 3 बार बैकअप लिया, ऐसा इसका मेमोरी टेक्निक है। एक आंटे 2 सॉफ्टवेयर का, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज होने के पूरे चांसेस है। वो पूछेंगे डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल, आप लिख के आओगे डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसी, वो वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसलिए भाई और बहनों, सवाल को ठीक से जानना बहुत आवश्यक है कि वो पॉलिसी पूछ रहा है, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका मतलब आईसीआई का जो रुख है वो उस क्वेश्चन के प्रति जो है वो आपको फंसाने का है। वो आसान सवाल, इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन इजी नहीं पूछते, उसमें कुछ तो भी जमली होगा, आपके दिमाग में कुछ और सोचेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होते हैं ताकि आप, साजिश है कि आप फेल हो जाओ, फिर जो पास हो जाएंगे वो आगे आ गए। मतलब इरादे क्या है, क्योंकि 100 में से 10 बच्चों को पास करना है, 90% को फेल करना है, तो जब पेपर बनाते ही है तो रुख ही ऐसा होता है कि पेपर बनाए ही ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल हो जाए। तो बताओ आसान क्वेश्चन देंगे या डिफिकल्ट, ऐसा होता है। बताओ बच्चों, एक आंटी, मतलब बताओ, एक सवाल है मेरा आपसे, पॉलिसी में लिखा है एंटीवायरस लगाओ, फिर मेरा एक सवाल है आपसे, सर डेटा इंटीग्रिटी मतलब ये होता है जैसा रखा है वैसे ही मिलना चाहिए, फिर एंटीवायरस लगा के क्या फायदा होगा। सोचो एंटीवायरस नहीं लगा है, वायरस घुस गए, वायरस ने डेटा चेंज कर लिया तो आपकी इज्जत लुट गई, इसलिए एंटीवायरस लगा के आप अपने डेटा की इज्जत। दूसरी बात, 2 सॉफ्टवेयर का, बताओ बच्चों, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग एसडीएलसी में होते हैं, आपको नहीं लगता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसकी हर फेज को अलग अलग इंसान ने बनाना चाहिए? बताओ क्यों, वरना एक की गलती किसी और को समझ में नहीं आएगी, इसलिए बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक सॉफ्टवेयर को जब यूज करते हैं ना प्रोडक्शन में, यूज करने से पहले उसका टेस्टिंग होना जरूरी है। बताओ क्या, अच्छा एक सवाल है, चलो टेस्टिंग नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर में एरर है और सॉफ्टवेयर को लगा दे, एटीएम चालू हुआ, 10 दिन बाद मालूम चलू हुआ कि पासवर्ड नहीं पूछ रहा था, तब तक लोगों ने बहुत बजाया, ये बच्चा तो एटीएम से बाहर आया ही नहीं।
ये अभी अभी एटीएम से बाहर आया, 10 दिन से वही था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे लोग इज्जत लूटने को काम नहीं करेंगे। ये इज्जत लूट के आया, तो बताइए इज्जत कैसे लूटी गई? बिकॉज सॉफ्टवेयर का बोलो ना यार। तो ध्यान से सुनने की बात है, एक आंटी 2 सॉफ्टवेयर का, चलो मान लो इज्जत लूट गई, डेटा किसी ने चेंज कर दिया, पर सोचिए अगर मेरा डेटा, मैं देखा भी वो डेटा चेंज करके गया, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास बैकअप नहीं है। पर सोचो बैकअप है तो मैं खोई हुई इज्जत को वापस ला सकता हूं, समझ रहे नहीं आप? तो मेरा डेटा इंटैक्ट हो जाएगा। तो चलते बैकअप ले लो, और इतना नहीं, बैकअप लो पर ऑफ साइड पे रखो, वरना जो हैकर आएगा ना, जो बजाने वाला, वो ओरिजिनल को भी उड़ाएगा। हाँ, और एक बात लिखी है, इतना ही नहीं, बोलते हर फाइनेंशियल क्वार्टर होने के बाद आपने बैकअप लेना चाहिए। क्यों? ताकि मान लीजिए उसने आके डेटा बैक डेटेड जाके चेंज कर लिया टैली में, और आपको समझ में आया, तो आप समझ के भी क्या कर लोगे? आपको यही समझेगा नहीं इसने चेंज क्या किया। अगर मेरे पास हर क्वार्टर के एंड का फाइनल हुआ डेटा अगर बैकअप में होगा, बोलो ना आगे, तो एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू कंपेयर कि इसने क्या क्या। तो इज्जत लूटे में ये तो समझे इज्जत किन जगहों पे लूटी गई थी। और तीसरी बात, बोलते हैं बैकअप का प्लान करो, क्योंकि डिजास्टर रिकवरी प्लान, देखो डिजास्टर रिकवरी प्लान भी एक वो है, एक इंटीग्रिटी प्लान है। मान लीजिए खुदा ने खास्ता हमारा डेटा, हमारा सर्वर उड़ गया, अब सर्वर उड़ने से क्या होगा? मेरा डेटा जैसा रखा था वैसा मुझे, अगर डिजास्टर रिकवरी प्लान है तो क्या वो मिल जाएगा? इसके अंदर खोई हुई इज्जत। तो इसलिए एक आंटी 2 सॉफ्टवेयर का 3 बार बैकअप, एक आंटी एंटीवायरस 2 बैकअप, 2 सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करो। सॉफ्टवेयर बहुत लोग बनाएंगे, 3 बैकअप मतलब हर क्वार्टर के बाद में बैकअप लो, बैकअप ऑफ साइड पे रखो और डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाओ। अगला सवाल, दुनिया में 5 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, इस क्वेश्चन के संबंध 3 टाइप के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से भी है। अब जब 3 टाइप के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं तो आपको याद होना चाहिए बॉयफ्रेंड हमेशा सेंसिटिव होता है, पर जब वो क्वेश्चन पूछते हैं 5 टाइप की इंफॉर्मेशन कौन सी, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सेंसिटिव, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव। तो इस समय मैं सेंसिटिव की बात कर रहा हूं या किसकी भी बात कर रहा हूं? तो 5 टाइप की इंफॉर्मेशन, नंबर 1 टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी, इंटरनल यूज, पब्लिक। जैसे एनुअल रिपोर्ट होता है वो सबको ही पता होता है, वो पब्लिक है, पर टॉप मैनेजमेंट का मर्जर एक्विजिशन का इंफॉर्मेशन है वो टॉप सीक्रेट है, किसी को भी मालूम चलने पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। पर कुछ इंफॉर्मेशन होती है हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वालों को दिखाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम बताने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं इंटरनल यूज। पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें इंपॉर्टेंट भी लगती है पर रोज रोज लगती है, रोज रोज काम में आती है, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल लिस्ट ऑफ डेटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। और इन चारों में जो इंफॉर्मेशन नहीं आती पर होती बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है हाईली कॉन्फिडेंशियल। जैसे एग्जांपल कॉस्ट शीट। तो मैं वापस से दोहराता हूं, बताओ मर्जर एक्विजिशन टॉप, एनुअल रिपोर्ट, और अगर मैं डेटर्स क्रेडिटर्स की बात करूंगा प्रोप्राइटर, और मैं मिनट्स एजेंडा की बात करूंगा इंटरनल, और हाईली कॉन्फिडेंशियल वो जो चारों में नहीं करते। इसी के साथ में डेटा इंटीग्रिटी। अब ये चैप्टर 75% खत्म हो चुका है। अब मैं इस चैप्टर का आखिरी हिस्से में आपको ले जा रहा हूं। ये हिस्सा काफी वो है, पेचीदा है और बड़ा भी है, पर हम लोग इसको तरीके से निपटाएंगे। आपका मुझे टाइम चाहिए, एवरीबडी आर यू देयर? और आपको पता नहीं ये चैप्टर अगर अकेले में करोगे आप, इसको तकरीबन 7-8 घंटे लगते हैं। ये चैप्टर दर्दनाक है, जितने भी लोगों ने इसका कोई एक बार पढ़ा होगा उसको बताएगा ये चैप्टर दर्दनाक है कि नहीं, और आखिरी तक यही समझता नहीं मुझे आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद में भी आई डोंट अंडरस्टैंड वेदर एक्चुअली आई अंडरस्टूड और नॉट, पर व्हेन यू रीड लाइक दिस द वे आई टॉट, यू एक्चुअली हैव अ ग्रिप ऑन द चैप्टर। चाहिए ये फ्रॉड से वो मुझे आता है, ये पॉलिसी मुझे आता है, डेटा एंट्री, मतलब ये तीनों में 110 मार्क के तो आना ही है। अब बचा 5 मार्क इसमें से आने वाला है। तो द चैप्टर इज व्हाट ब्रोकन डाउन इनटू 4 पार्ट्स। तो ये चैप्टर ऐसा 18 नंबर नहीं, पूरा के पूरा 18 इस एरिया से नहीं आएगा, इट इज ब्रोकन डाउन। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर पढ़ना है, जिस ढंग से मैं पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करते समय भी ऐसे ही पढ़ना है। आओ मेरे साथ आओ। अगर मान लीजिए ये लेक्चर अगर आप यहां पे नहीं कर रहे और घर जाके पढ़ लेते एग्जामिनेशन के बाद में, तो मुझे लगता है रात को 11 तक एक ही चैप्टर होता। कौन सा? और जब घर पे पढ़ते ना एग्जामिनेशन के बाद में, इतनी जल्दी पढ़ाई चालू नहीं होती। इंसान आता है, बात करता है, लेटता है और पेपर चालू करता है, इसका की पढ़ाई उसको दिमाग में आता है, कॉस्टिंग क्यों, अरे एक प्रॉब्लम को मैंने क्या लिखा था, अरे वो फिर और खोलते बैठता, फिर वो इतना इमोशनल हो जाएगा बुक भी खोल देगा। फिर अगर उसको वहां भी शांति नहीं मिली तो दोस्तों को फोन भी लगा देगा, पर उसके दिमाग में इसका के बदले। पर सोचिए अगर मान लो डीटी आईडीटी का पेपर चल रहा है, अभी 2 पेपर आपके बाकी है, उस समय में अगर ऐसा 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन रिवीजन नहीं होगा, घर जाके पढ़ाई मत स्टार्ट करिए।
घर जाके खाना खाने का इतना ज्यादा कि नींद आ जाए, और नींद होने के बाद में 10-11 बजे पढ़ाई करने का वजह है ऐसी भी 10 तक पढ़ाई होती ही नहीं, और फिर हम लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली सोने की तैयारी करते हैं, चलो अब सो जाएंगे, अब तो कुछ होगा ही नहीं। उससे उल्टा अगर होता 6 बजे जाकर अगर मैं सोता 4 घंटे, तो रात का जो 3-4 बजे तक मैं अच्छे से इज्जत से पढ़ लेता। तो इसीलिए पेपर से आने के बाद तो ये करो जो मैं कर रहा हूं, वरना इज्जत से सो जाओ, उसी में भलाई, वरना तुम्हारे दिमाग में प्रीवियस पेपर ही छपते रहते हैं, वो बैक ऑफ द माइंड वही होता है। इसलिए कभी वो करना नहीं, एग्जामिनेशन से आने का लेट जाने का। अब बताइए बच्चों, हाउ टू क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। एक सवाल मैं पूछूं, कोई भी कंट्रोल ऐसे होते हैं जो थ्रेट होने ना दे, होगा पर आपको ढूंढ लेंगे, पकड़ लेंगे, हैं? डिटेक्टिव? श्योर? हाँ श्योर। दोस्तों, एक प्रिवेंटिव है, एक डिटेक्टिव है, पर कुछ कभी कभी कंट्रोल ऐसे जो प्रिवेंट नहीं करते, पर जो नुकसान हुआ है उसके लॉसेस को कम करते, उसका नाम है करेक्टर। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, सिक्योरिटी गार्ड प्रिवेंटिव, आने नहीं देगा। कुत्ते, डिटेक्टिव ने ढोकला, अंदर नहीं आने देता हूं। आप पीछे कोई अच्छा कुत्ता रहना तो अंदर उसकी गली में से भी आना, वो हौले से चिल्लाता है, उसके 10 फीट में भी आकर वैसे भौ भौ करता है। आप कभी अच्छे कुत्ते से मिलो, एक उसे कवरेज में भी नहीं आने देता वो गेट के, वो वेरी मच प्रिवेंटिव होता है। और कुछ कुत्ते ने क्या मजे लेते, अंदर आ बेटे तो अंदर आके बोलते छू, वो डिटेक्टिव कुत्ते होते हैं। पर कह रहे एग्जामिनेशन में प्राइम ऑफिसर कुत्ता मतलब प्रिवेंटिव होता है। चलो एक बात पूछता हूं, सीसीटीवी देखो, सीसीटीवी जब कोई 2 इंसान गलत काम करते हैं तो रोकता नहीं, बोलता कर ले कर ले, पर जो तू देख रहा था ना, जो तू कर रहा था, मैं सब देख चुका, मैं तेरा नाम बोल दूंगा, मैंने वो सब कुछ देखा है जो तू कर रहा था, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तू कर ले और कर, मजे कर, तेरे साथ मैं भी मजे कर रहा हूं, पर मैं तेरा नाम बोल दूंगा, दैट इज डिटेक्टिव। चलो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, फायर एक्सटिंग्विशर। कुछ लोगों का मानना है फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे तो आग लगेंगी नहीं, वो नादान है। ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर लगा देंगे मुझे भारत माता कुछ नहीं होगा, जब आग लगेंगे ना फायर एक्सटिंग्विशर भी जल जाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट अ प्रिवेंटिव, जो आग लगेंगी उसको बुझाने में वो मदद करता है, दैट इज व्हाट करेक्टर। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पावर बैकअप। पावर बैकअप तो बिजली जाएंगी नहीं, जाएंगी पर जाने के बाद में आएंगी, दैट इज व्हाट करेक्टर। चलो एक कॉम्पेंसेटरी होता है, कभी कभी कुछ कंट्रोल डायरेक्ट लगाना संभव नहीं हो जाते। संभव है क्या? नहीं है, नहीं है। समटाइम्स डायरेक्ट कंट्रोल्स आर नॉट इनफ, यू कैन नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, यहां पे मैंने बायोमेट्रिक डिवाइस लगाया, फिर भी लोग क्या करते हैं, एक थंब लगा के 4-5 लोग अंदर घुसते हैं, मतलब एक के नाम पे डोकले 4 लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो मेरा सिक्योरिटी होकर भी इज्जत लुट गई उसकी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बायोमेट्रिक के साथ में सिक्योरिटी गार्ड को बिठाऊंगा जो ये चेक करेगा हर थंब में एक ही आदमी अंदर जा रहा है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बन गया कॉम्पेंसेट करने वाला, कॉम्पेंसेटरी कंट्रोल। राइट एवरीबॉडी? बेबी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव। इस क्वेश्चन में 3 पापा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव यू डिवाइड द कंट्रोल, on the basis of information system resources you divide the control, and on the basis of audit you divide the control. तो आपको यह पहले जानना है वो क्या पूछ रहा है, वो ऑब्जेक्टिव वाइज पूछ रहा है या वो रिसोर्सेज वाइज पूछ रहा है या वो ऑडिट वाइज पूछ रहा है। सभी को याद आ रहा है? अब मैं चलो ISR की बातों में आऊंगा। अब ISR की अपनी दुनिया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज को 3 हिस्सों में बांटा है। सपोज यू वांट टू डिवाइड द कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज, लॉजिकल, फिजिकल, एनवायरमेंट, लॉजिकल, फिजिकल, एनवायरमेंट। अच्छा, मैं आगे बोलूंगा। एनवायरमेंटल का चार्ट में निकालता हूं जिसमें लिखा 3E। 3E कहा गया 3E? दोस्तों ये 94 पे 3E आपको दिख रहा होगा। ये चार्ट सारे मेरे फेसबुक के लिंक पर भी आप क्लिक करके अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना? इधर मेरे पास आई है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एनवायरमेंटल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इट इज नॉट, इट हैपेंस ड्यू टू एलिमेंट ऑफ नेचर, जिसके ऊपर मानवता का कोई कंट्रोल नहीं है। मानव जात जो है उस चीज को चाहकर भी, जैसे धूल,
जैसे आग, पानी, धूल मिट्टी, बिजली, भूकंप, सुनामी, दुनिया की कोई ताकत इसको, आग लगने वाली लगेगी, सुनामी आने वाला आएगा, मतलब कुछ चीजें जो इंसान के, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल। बोलो ना, सही है क्या नहीं? जैसे बिजली जाती है, बिजली जाएंगी तो जाएंगी, कैन यू कंट्रोल दैट? नो। अरे भैया लोड शेडिंग है, थर्सडे, बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे, मेरा क्लास है, स्वप्निल पाटनी का क्लास हो, कुछ बिजली जाएंगी तो जाएंगी। आपका मान लो एक वो है, प्लांट है रांझनगांव में, और वहां पे क्या है, वो बिजली जाने का दिन है थर्सडे, तो आपकी कंपनी चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर रही हो, अगर थर्सडे को बिजली शेड्यूल लिखा है कि लाइट जाएंगी, तो चाहे कंपनी का प्रोडक्शन ठप क्यों नहीं होता है, वो बिजली जाएंगी मतलब जाएंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बहुत ग्राइंड मस्ती है तो आप जनरेटर लगाओ, पर वो जाएंगे। मतलब कुछ चीजें जो है, बताओ ना, बस में नहीं होती है, उसको एनवायरमेंट बोलेंगे, आग, पानी, धूल मिट्टी, बिजली, भूकंप, सुनामी, पर ये थ्रेट्स है। पर बताओ बच्चों, आग से कैसे बचोगे? फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म। अभी बहुत इजी है। वाटर से कैसे बचोगे? रेस्ट फ्लोर करेंगे। डॉक्टर फिक्सिट बेटा बाद में बोला, डॉक्टर कल एग्जामिनेशन तो ऐसी बातें कर रहा है, डॉक्टर फिक्सिट लगाना उसको। अरे मैंने बोला पानी से कैसा बचाएंगे, ये मूर्ख मुझे डॉक्टर फिक्सिट बोल रहा है। घर को बचा रहा, डॉक्टर कंप्यूटर को बचाने डॉक्टर फिक्सिट लगाएंगे आप? थोड़ा ऊंचे दर्जे का बोलिए। रेस्ट फ्लोर करेंगे, रेस्ट फ्लोर। आपने वाटर प्रूफ मटेरियल यूज करना चाहिए। चलो धूल मिट्टी से बचिए, एसी लगाएंगे, काम वाली बाई लगाएंगे, वैक्यूम क्लीनर लगाएंगे। तो आपको ऐसे कुछ कुछ चीजें जरूरी नहीं डिफिकल्ट। ये कितना हल्का टाइप का क्वेश्चन है। थ्रेट्स कौन से है, कंट्रोल कौन से? अंदर से निकलता, धूल मिट्टी से कैसे बचे? काम वाली भाई थोड़ा सा अच्छे से देखना, रेगुलर क्लीन। तो समटाइम्स यू डोंट हैव टू नो। मैं कुछ गलत बोला क्या? बहुत गलत बोला? ये क्वेश्चन हो गया, तो मतलब मुझे इतना ही बोलना था। वो सारे थ्रेट्स का नाम लिखो, सामने से कंट्रोल लिख दो, वो क्वेश्चन वहीं खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल। फिजिकल और लॉजिकल सिक्योरिटी में आपको जवाब देना है। कोई भी सिक्योरिटी जिसको छू सकते, जिसको टच, एनी सिक्योरिटी विच हैज टू बी महसूस्ड, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड। दोस्तों सवाल का जवाब दो। फायरवॉल है, पासवर्ड, आंटी। ए फिजिकल पागल है क्या? आंटी देखो फिजिकल लगती है क्या? बोलो राधे राधे हरिओम। दोस्तों इसको आंटी फिजिकल लगे। बेटा तुझे वैसे तुम्हारा संपर्क कब हुआ था इनसे? छी, राधे राधे हरिओम। दोस्तों एंटीवायरस वेरी मच क्या है? और अंकल कौन है? आंटी लॉजिकल है, अंकल कौन है? कुत्ते। कुत्ते कैन यू टच? सर टच नहीं कर सकते, पर ऐसा सोया तो थोड़ा सा छू कर सकते। भाई और बहनों, दुनिया में लॉजिकल होता है, बेटा उनको संभालिए। लॉजिकल है और फिजिकल है। मैं अभी इस समय लॉजिकल की बात कर रहा हूं। लॉजिकल सारे दुनिया को मालूम है। पर पहली बात तो यह है, ये लॉजिकल सिक्योरिटी अर्थात पासवर्ड, फायरवॉल, ये और एंटी, ये नहीं लगा तो क्या होगा? नहीं लगाना मुझे, मैं नहीं लगाऊंगा। चलो नहीं लगाऊंगा मैं, आप हो गया नहीं लगाऊंगा। सर अपने आप को संभाले, लगाओ। आप बोलो सर लगाओ लगाओ। अरे मत लगाओ मतलब क्या बे? वो तो मत लगाओ सर, अब कीजिए। बेटा क्लास तब कंटिन्यू किया जब आप ये बोलेंगे सर नहीं लगाना जरूरी है। बोलो लगाना जरूरी है, क्योंकि आज सभी जानते हो अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत एक्सपोजर होगा, जैसे ये होगा। समझ गया? अच्छा ये फिजिकल चल रहा है क्या? मैं नहीं लॉजिकल मुझे पढ़ा था। यहाँ पे चार्ट गलत खोला था मैंने, कुछ गलत नहीं पढ़ा है, चार्ट गलत है। ढोकला ऐसे क्या कर रहे हो? चलो मैं बताता हूं, एक सवाल बताओ। पासवर्ड नहीं लगाएंगे और ये एंटीवायरस नहीं लगाएंगे तो आपका डेटा कोई भी एक्सेस कर पाएगा। पर एक सवाल है मेरा, ऐसा कौन इंसान है जो आपके पासवर्ड को हैक करेगा? ऐसा कौन सा जो फायरवॉल को ब्रीच करेगा? देखो फिजिकल सिक्योरिटी को तोड़ने वाले लोग और लॉजिकल सिक्योरिटी को तोड़ने वाले लोगों में फर्क होता है। फिजिकल सिक्योरिटी को तोड़ने वाले लोग अक्सर वो होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, जो रोज आना जाना, जैसे मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हार्ड डिस्क उड़ाने का दम ये किसी पराये में नहीं था, बिकॉज वही इंसान कर सकता है जिसको सब कुछ मालूम है। पर लॉजिकल सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड और हैकिंग करने का दम किसी में भी हो सकता है, बिकॉज वहां पे आपको यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू द ऑफिस पर्सनली।
तो इसलिए अगर लॉजिकल सिक्योरिटी के अगर बोलेंगे कौन हु लिखा ना हूं, तो हैकर भी कर सकता है, कॉम्पिटिटर भी कर सकता है, आईएएस पर्सोनल है, एनीबॉडी रे इन द वर्ल्ड, हैकर, क्रैकर, कॉम्पिटिटर, रिलेटिव, फॉरेनर, कोई भी। पर व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल, तो फिजिकल में हमेशा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का वो इंसान जो आता जाता रोज है। क्योंकि फिजिकल में आपके ऑफिस से बताओ पेन ड्राइव कौन जरूरत है? आर्टिकल। आर्टिकल के अलावा बाकी, क्योंकि क्लाइंट्स में इतना दम का है, कोई क्लाइंट आपके अब एक काम करो, किसी भी आंटी के यहाँ पे जाओ तो बोले आंटी मैं आया हूं, आंटी बोले क्यों? बोले आता हूं मैं ऐसे। कैन यू इमेजिन योरसेल्फ गोइंग टू द स्ट्रेंजर्स प्लेस? बोले वो आंटी बोले क्यों? बस अब मेरा शौक है, मैं ऐसा ही रैंडम विजिट करता हूं, ऐसा बजाते ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिजिकल सिक्योरिटी तोड़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही जान पहचान के लोग, और लॉजिकल को तोड़ने वाले पहचान की जरूरत नहीं, बिकॉज वो दूर से बजाता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा आपने आज तक लॉजिकल सिक्योरिटी कहां देखी है? मतलब पासवर्ड एंड ऑल, सर वेबसाइट पे देखा है, प्रिंटर पे देखा है, जीमेल पे देखा है, फेसबुक पे देखा है, कंप्यूटर पे देखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे देखा है, लैन पे देखा है, उस पे वाईफाई पे देखा है, मतलब बहुत जगह पे देख सकते हैं। एक सवाल है मेरा, व्हाट आर द एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन। मैंने पासवर्ड दिया, फिर मेरा पासवर्ड चेक हुआ, ऑथेंटिकेशन, फिर मेरा पासवर्ड सही आया, I was able to get the access, that is what authorization. Okay, baby. अगला सवाल मैं पूछूं क्या? बताओ बच्चों, अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के एक्सपोजर होंगे। एक टेक्निकल एक्सपोजर है, एक असिंक्रोनस है, और अगर दोनों हुआ तो क्या इंपैक्ट होगा वो लिखा है। अब देखो, टेक्निकल और असिंक्रोनस में फर्क है। अगर आपने पासवर्ड फायरवॉल नहीं लगाया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे पहले टेक्निकल होगा, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा के ऊपर क्या क्या गलत होगा। और असिंक्रोनस होगा मतलब क्या? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क और कम्युनिकेशन के ऊपर क्या क्या गलत होगा अगर आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं। एक बात पूछता हूं, ऐसा सवाल क्यों पूछा है? नहीं लगाया तो क्या होगा? ताकि आप जैसे लोगों को समझे नहीं लगाने पर क्या भुगतना पड़ेगा, ताकि आप सिक्योरिटी लगाने के लिए प्रेरित हो जाए, एनकरेज हो जाए, राइट? तो बताओ भाई, टेक्निकल में लिखा था, हमने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके डेटा के ऊपर, और दरवाजे को बोलो, हमने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके। अब देखो, ये मेमोरी टेक्निक रहना जरूरी है। जिन लोगों ने क्लास की वो कितने मजे रहे, जिन्होंने क्लास नहीं की वो डिप्रेशन में आ रहे। तो इसलिए बोला मेरी क्लास की करो, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। उससे कैसा तो मैं पढ़ा तो नहीं, वो तो पूरा इंडिया पढ़ रहा, आप नहीं, सब इंडिया पढ़ रहा है। पर वो पढ़ने से क्या होता है, वो पेपर अपने जो बच्चे ने पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, बाकी लोग का क्या है 80-85, क्योंकि अब ये टेक्निकल एक्सपोजर बताओ कैसे याद करेगा? उसको 10 मिनट तो याद करने लगेगा, लिखा गया है। पर अपने बच्चे को घोड़ा याद है। अब मान लो सर, चलो मान लो अगर अपने को याद नहीं आया, आपके बाजू में कोई बैठा है, बोलने से क्या बोले ये, अरे बस अब तो मैं पूरा टोक के आऊंगा, क्योंकि ऐसा मैं सब लिखा है। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो अपना बच्चा है ना उसको इतने में समझ जाता है, और बाकी लोगों को कुछ अलग लगेगा क्या हो रहा है ऐसे। भाई और बहनों, ये चाहे किसी और के लिए अलग निशानी हो, पर हम समझ सकते ये काय का निशान है। और कोई नहीं रुकिए, देखो आप लोग सब बड़े हो चुके, मैं क्या बोल रहा हूं समझ लीजिए। वो इवैल्यूएटर और एग्जाम, इसलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, कल एग्जामिनेशन का पेपर चालू होगा, 1:30 बजे से जाओ और ढूंढ लो कि अपने वाले एसपीसी वाला कौन है। ऐसा तो कौन हौला बैठा है यहाँ पे, तो समझ जाएंगे वो एसपीसी का है। उस इंसान को बोलना पेपर चालू होगा 2 बजे, 2 बज के ठीक 11:30 बाद हम दोनों एक दूसरे के पास देखेंगे। तू तेरे क्वेरी पूछ लेना, मैं मेरे। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन सिर्फ आपने कैसा है, उसने शुरुआत की जरूरत है। समझो ये ऐसी कर दे, टॉप मैनेजमेंट, बस टॉप मैनेजमेंट टोक दिया। अब उसमें क्या होगा, इतना सा बोलने की वजह से वो जो आप अदरवाइज जो पूरा गलत लिखना होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, धक्का मारने की जरूरत। पहला शब्द आया ना, बस कुछ तो इशारे में भी हो जाएगा। अब बताओ वो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है, ले आसाराम बाबू, अब मैडम ने सुन लिया, बोले आसाराम का भक्त है इसलिए बोल रहा था।
तो देखो कैसा है, मैं जो बोल रहा हूं ना, ये चीटिंग है नहीं, ये प्लानिंग है। लोग बोलेंगे सर ये तो चीटिंग, किसने चीटिंग है? आसाराम चीटिंग है, ये हमारा स्टाइल है। बोले हाई एसपी हाई, तो आया ना कैरेक्टर, वो जो आया ना क्या बोलते हैं इश्यूज, इतना करने का, तो समझ जाएंगे कि वो क्या बोला है। तो इसीलिए मैं आपको बता, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग, कम ऑन, मैं आपको सीरियस नोट पे बोल रहा हूं। वो 11:30 मिनट के बाद में आपको एक दूसरे के पास देख के, ये नजर मिला के, 2-4 जो आपके डाउटफुल आंसर है, देखो हर एक आदमी का एक कुछ तो वीकनेस होता है, अगर ये कंफर्म होकर 2-3 आंसर अगर आपके बढ़ गए तो सोचा 15-20 नंबर का आपका मुआवजा आपको मिल सकता है, फायदा हो सकता है। बाकी आपकी चॉइस, अगर नहीं करा तो मत करो, अगले अटेम्प्ट में इसी जगह पे और मिलेगी 6 महीने बाद। तो वम मतलब बताइए भाई, जो अपने आप को कॉपी करता, वम ने घोड़ा, घोड़ा मतलब क्या? आप जब डाउनलोड करते हो ना, क्या मिलता है डाउनलोड के बाद में? आपको लगता है आपने ईमेल डाउनलोड किया, पर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ट्रोजन छुप के बैठते हैं जो पासवर्ड भी कॉपी कर सकते हैं। वो हमने घोड़े पे बैठ के राउंड मतलब क्या? राउंड ऑफ होता है, और राउंड ऑफ में सलामी टेक्निक में फर्क है, राउंड ऑफ में पूरा 0 होता है, और सलामी में कुछ फिक्स अमाउंट 5 पैसा 10 पैसा उतना का होता है। वो हमने राउंड के डेटा है, डेटा डिलीटिंग, डेटा को चेंज करना। बॉम्ब मतलब क्या? दुनिया में लॉजिक बॉम्ब है, टाइम ट्रिगर्स ऑन टाइम आफ्टर सेटिस्फाइंग प्री डिटरमाइंड लॉजिक बॉम्ब। दरवाजा मतलब क्या है मालूम है, सलामी मतलब मालूम है। अब बताओ असिंक्रोनस है, पीगी ने डेटा को वायर से लपेट दिया, इसलिए उसकी सांस मर गई। अब बताओ पीगी मतलब क्या? पीगी बैकिंग मालूम है, डेटा लीकेज मालूम है। वायर मतलब वायर टैपिंग, मतलब किसी की आवाज सुनना। वायर टैपिंग मतलब पराई आवाज सुनना। अरे ऐसा मैं सुन रहा हूं ना, ये वायर टैपिंग है, पर इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। सास डिनायल ऑफ सर्विस, वो नैस्डैक का एग्जांपल दिया था, मतलब सिस्टम विल बी अनअवेलेबल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इतने लोगों ने अटैक कर दिया, सिस्टम चालू ही नहीं। अब बताओ ये सब दोनों भी हुआ तो बताओ कौन से इंपैक्ट आपके ऊपर होंगे? फाइनेंशियल लॉस, लीगल लॉस, आपका डेटा लॉस, कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस, सैबोटेज होगा, स्पूफिंग होगा, एक्सेल। ये आपको पता नहीं है, हमने फ्रॉड के इंपैक्ट में भी यही आंसर है। अब चलो मैं आपको लॉजिकल, अब मैं फिजिकल पढ़ाता हूं। आपको मालूम है हम लोग चैप्टर के कहां से किधर आए? हम देख रहे हैं व्हाट आर द कंट्रोल्स ऑफ, और हाउ डू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ISR। एक लॉजिकल देखा, अब हम लोग फिजिकल देखेंगे और एनवायरमेंटल देख चुके हैं। फिजिकल में क्या क्या है बताओ? आप बताओ फिजिकल सिक्योरिटी मतलब ताले, कुत्ते कहां लगे होते हैं? कंप्यूटर के बारे में जो चीजें चुरा सकते हैं वहां पे फिजिकल सिक्योरिटी। जैसे क्या क्या चुरा सकते हैं? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, केबल, पावर बैकअप, सर्वर, अरे सर्वर रूम, डेटा सेंटर। अरे लॉक कहां होता है भाई? कहीं भी हो सकता है जो चीज है चोरी। पर किसकी चोरी? इलेक्ट्रॉनिक नहीं, हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर में जो जो चीजें आती है ना, वो सारी चीजें। अब पता है एक सवाल मैं पूछता हूं, रात को ये दरवाजा खुला रहेगा और यहां पे कंप्यूटर से बताओ वो आदमी अंदर क्यों आ रहा है? देखो वो आ रहा है, कबीरा वो आ रहा है, बोलो ना, आ रहा है, क्यों आ रहा है? आके चाय पिएगा तो हौला है क्या? इतने रात में आके तो चाय पिएगा? भाई और बहनों, ये कुछ लोग इमोशनल हो रहे हैं। रात में इंसान, दरवाजा खुला है और कमरों में सब कुछ कंप्यूटर लगे हुए हैं, सारी चीजें। क्या करेंगे? थेफ्ट। या तो कुछ लोग डिस्ट्रक्ट करने के लिए, कुछ चुराना नहीं पर बर्बाद, कुछ लोग रिवेंज लेने के लिए, कुछ लोग डेटा स्टीलिंग के लिए, कुछ लोग डिफेम के लिए, कुछ लोग ब्लैकमेल के लिए बह सकते हैं। देख तेरा डेटा मेरे पास है, कमीना है। ब्लैकमेल भी तो करेंगे ना। तो वेयर हो गया है, एक्सप्लोर हो गया, हु भी मालूम। हु कौन करता बताओ? अरे अक्सर ये काम पार्ट टाइम एम्प्लॉई, फुल टाइम एम्प्लॉई, अपना जो अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉई, जो इमोशनल प्रॉब्लम वाला एम्प्लॉई है, जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई वो एम्प्लॉई है। अरे कोई भी आदमी जो दुखी है, अनसेटिस्फाइड है, जो स्ट्राइक पे है, जो कुछ भी है, किसी भी वजह से वो आपसे परेशान है, खफा है। बेटा बहुत आगे जा रही है, काफी दुखी लोग इस क्लास में बैठे हैं। खफा है, ध्यान दीजिए बेटा, आप पढ़ रही हो, सो रही हो? आपसे मैं थोड़ी देर में एक सवाल पूछूंगा, अपने आप को संभालिए। और वर्चुअल वालों, मैं देख रहा हूं कैमरा में सबको दिख रहा है, आप क्या कर रहे हो? समझा क्या? सब दिखता है मुझे।
Hey guys, come on everybody. दोस्तों, मेरा सवाल है कि दुनिया में फिजिकल सिक्योरिटी 4 टाइप की होती है. लॉक, लॉग, पिन, अदर्स. लॉक, लॉग, लॉक, लॉग. पहले लॉक, लॉक. दुनिया में 4. एक वो लॉक होता है नंबरिंग वाला, साइफर. एक लॉक होता है बायोमेट्रिक, मतलब वो मालूम है. एक लॉक होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वाला, मतलब कार्ड वाला ना इलेक्ट्रॉनिक. और एक घर पे जो ताला लगता है, लैच, बोल्टिंग लॉक. लॉग, एलओजी. 2 टाइप के, मैनुअल एंड वॉट. जो सोसाइटी की बात होता है वो मैनुअल, और बाकी तो आपको मालूम है. लॉक, लॉग, पिन. पिन में 3. एक प्लास्टिक कार्ड होता है, एक पिन आईडी बेस. जैसे आईपीएल के जो होते हैं अलग बैंड अलग कलर्स, वो बैजेस होते हैं. प्लास्टिक कार्ड्स तो कॉलेज में मिलते हैं. और पिन मतलब पिन जो एटीएम का होता है. अब एक सवाल है आदर्स में, तो आप बताओ फिजिकल सिक्योरिटी में आदर्स क्या लिखा है? बहुत लिखा है. सीसीटीवी है, कुत्ते है, सिक्योरिटी गार्ड है, बॉन्डेड पर्सनल है, और वो एस्कॉट है. वो इंडिकेशन नहीं होना चाहिए. अपना जो वो पोस्ट बॉक्स होता है ना उसको बचाना चाहिए. ऑल दैट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये इजी था मतलब बहुत. My name is Hasib Babu and I am an ex-student of Dilbati sir. I have cleared my IPCC and I am working in Ernst & Young right now. So the thing with sir's classes is he brings a complete new approach to the conventional teaching style, and sitting in virtual classes you always feel that he's around you, he's playing around with you, and the liveliness he brings in his classes is just amazing. And trust me guys, during exams also, you will remember his memory tips which he gives in the classes. I was very big fan of you and I got to know your lectures. And I'm nervous, but still I want to express SPC is not a brand or something, because SPC is a blessing for us. SPC is a blessing for all CS students. Actually pretty amazing, and I'm a fan. This is the first time I'm listening to your class. Sorry for that, but I'm a huge fan, and it's very difficult to like connect to a teacher within like a matter of like. अरे come on everybody! सब energetic crowd guys are there. नाम सुने बहुत बार आ जाएंगे बोल के आ गया. मैं सच में नहीं सोचा था कि 12 घंटे बिना सोए रह सकते, क्योंकि सुबह एक्चुअली हर क्लास जाना पड़ता. उसमें 2-3 घंटे की क्लास में 2 बार सो जाता, नींद आ रही. और सर के पास एक बार भी नींद नहीं आई. कॉन्सेप्ट जो इतने बार प्रैक्टिस में से पढ़ के रटना करता है, चाहिए ये लगाओ उस पार्ट में कोर्स लगाओ ये लगाओ, कुछ समझ में नहीं आता. सर जैसे बोला अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो सब आ जाता. तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. सर जो विजन देता है, यू वोंट नीड टू स्टडी एट होम, वो जो ऑसम रियली घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती है. तो सर मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था, एक्चुअली मेरे पापा का कैंसर था. सो सर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को उधर, और फीस कंसेशन में भी डिस्काउंट दिया था सर ने. सर दिल से बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच सर. What I have seen in my father, that you should love what you do, only then you will be able to be successful. That's what I have seen today. Sir enjoys class more than we do in the class. Sir himself enjoys the class more than we do. He loves teaching, and that's what I like about him.
अब बता दो चैप्टर कहां पे चल रहे हैं। मैंने आपको ए पढ़ा दिया, बी पढ़ा दिया, सी पढ़ा दिया, और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ये चैप्टर 90% तक मेरा खत्म हो चुका है। अब मेरा ऑडिट देगा कि 1 घंटे के अंदर हमने वो चैप्टर के जो आप 7 घंटे में नहीं कर सकते। मैं आपको बता चैप्टर 3 वाहियात है बहुत, इसके चक्कर में नांदी नहीं लगना। इसके ऑडिट में 2 बच्चे हो रहे हैं, एक एप्लीकेशन कंट्रोल, एक मैनेजर कंट्रोल। कौन से? अब इसके दोनों के अपने सेपरेट बच्चे पैदा हुए हैं। अभी नहीं रुकिए, मुझे आगे जाना है। अब जरा मैनेजरल में पढ़ाता हूं, कोई नहीं जवाब दे रहा है। इधर देखो मेरे पास, इधर आओ, चलो चलो चलो, पास होना है ना, कसम है आपको आपके बॉस की। मैनेजरल कंट्रोल मेरे पास देखो। मैनेजरल कंट्रोल, दुनिया में 2 कंट्रोल होते हैं, एक एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर कंट्रोल, और मैनेजर कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल्स विच आर इनिशिएटेड बाय द मैनेजर्स टू इंप्लीमेंट कंट्रोल्स, टू प्रोटेक्ट सिस्टम्स, टू डेवलप सिस्टम्स। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को लगाते समय कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इससे जो कंट्रोल मैनेजर्स लगाते हैं उन सारे तमाम कंट्रोल का नाम मैनेजर होता है। फिर इनके बातों ही बातों में 7 बच्चे पैदा हुए। कितने? किसके? मैनेजर कंट्रोल के बातों ही बातों में 7 बच्चे। यार ना 7 बच्चे। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप बताओ पहचान बच्चा कौन सा है? पहचानो कौन सा बच्चा है? मैं जो बोल रहा हूं बताओ। इन्फोसिस ने सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने से पहले चेक करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बराबर है कि नहीं। वाह, क्वालिटी एश्योरेंस, क्या बोला है आपने। नंबर 2, आईसीआई का डेटा इंपॉर्टेंट है, उसके डेटा की इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आईसीआई जो पेपर्स है और जो मार्कशीट है उसके ऊपर बहुत कंट्रोल लगाता है। उसको बोलते डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। सही बोल रहा हूं ना? हाँ ना, डेटा रिसोर्स मतलब वही डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे एक बात पूछना है, मैं पूछूं? ऐसा कोई कंट्रोल बताओ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगने के बाद में अगर वो किसी वजह से खराब हो गए तो हम लोग जाके उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ठीक करवा के लाते हैं, रिपेयर करवा के लाते हैं, मेंटेन करवाते हैं। उसका नाम क्या है? समझाने में आपने मेंटेनेंस बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। उसका आंसर मेंटेनेंस नहीं है, उसका आंसर है ऑपरेशंस। और यही तो इसका के जलवा है। अब समझ रहे लोग फेल क्यों हो रहे? लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि शब्द एक जैसे लगते हैं। यहां पे मेंटेनेंस का मतलब वो नहीं था, ये तो डेटा डेटा क्या लिखा है? ऑपरेशन लिखा है। ऑपरेशन के लाइंस को पढ़ो इज्जत में। आपको पता होगा ये वो मेजर एरिया है जहां पे अमेंडमेंट्स हुए थे। जल्दी से बताओ क्या लिखा है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के चलने के बाद में आपने चेक करना चाहिए कि वो सही चल रहे थे या नहीं, और नहीं चल रहे हैं तो आपने ठीक कराना चाहिए। इसी का ही नाम तो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन कब करते हैं? जब चलता है तब। ओके, जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चलता है। अब मैं आप एक कंट्रोल पूछा, अब बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? जल्दी से बताओ, बोलो इधर देखो मेरे पास देखो। हमारी एक किसकी जिम्मेदारी चल रही है? ऊपर पापा का नाम पढ़ो, मैनेजर। मैनेजर ने क्या करना चाहिए मालूम क्या? सारे थ्रेड्स को ढूंढना चाहिए। आग, पानी, धूल मिट्टी, बिजली, भूकंप, सुनामी, वायरस, वर्म्स, ट्रोजनस बॉम्ब्स, हैकिंग, क्रैकिंग, सारे थ्रेड्स को ढूंढ के सिक्योरिटी लगाना चाहिए। इसका नाम किधर आएगा? मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है तो कितना मस्त ठुकने का है। ये लिखना है थ्रेड्स, ये लिखना है कंट्रोल। पर आप सभी जान रहे हो ये जो चार्ट है ना, ये उसका समरी चार्ट है। अमेंडमेंट में इनके बहुत सारे बच्चे नीचे नीचे पैदा हुए, पर बच्चे जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो इसीलिए अगर जब आप अमेंडेड, आपको पता भी ये अमेंडमेंट हुआ है, जो बहुत ज्यादा दिन से जो एग्जामिनेशन, ऐसे कोई है कि जो 2-4 अटेम्प्ट से एग्जामिनेशन दे रहे हैं? तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई बोलेगा थोड़ी। पर जो पुराना लॉट बचा है ना यहाँ पे, वो पुराना लॉट से कह रहा हूं मैं, ये बहुत अमेंडेड है। इसका में तूफान अमेंडमेंट आया चैप्टर 3 में, और स्पेशली इन सारे एरिया में हेडिंग्स वही रखी है। इसके अंदर बहुत कुछ है ना, पर अभी ये उम्मीद मत करना मैं इस रिवीजन में वो हेडिंग्स लूंगा। मेरा काम पापा के बारे में बताऊंगा। अब जब आप कल पढ़ोगे, कब पढ़ेंगे आप कल? मैंने आपको बताया, हाँ परसों। क्या बेटा बहुत आगे जाएगा? ये जो बुक है उसके आखिरी की 40 पेजेस जो है वो पूरे अमेंडमेंट के बारे में। आपको मैंने बोला ही था, वो अमेंडमेंट पहले थे क्या नहीं थे? इतना बड़ा अमेंडमेंट कभी आईसीआई ने पहले किया था क्या? नहीं।
ये इतना अमेंडमेंट किया ना, 40 पेजेस का अमेंडमेंट किया, देखो ना पूरा चैप्टर 8 में अमेंडमेंट, चैप्टर 3 में अमेंडमेंट, उन पेजेस को इज्जत से पढ़ के जाने का। क्योंकि आपको मालूम था कि पिछले टाइम जब अमेंडमेंट आया था ना, तो उन्होंने एक नया था, इसलिए अमेंडमेंट पर बहुत पूछा नहीं। ऐसे एक अटेम्प्ट का मौका देती है कि चलो एक काम करते, नहीं पूछते। ये पिछले अटेम्प्ट में बहुत अपेक्षित था, उम्मीद था, नहीं आया। पर अब की बार आप सोच रहे हो, अभी इसको आकर पूरे 9-10 महीने हो चुके हैं, पिछले अटेम्प्ट में नया था, नहीं पूछा। इस बार वो जो 40 पन्ने जो पैदा हुए थे ना पिछले अटेम्प्ट में, उसके ऊपर ठोकने का मतलब, अगर आपका बजाना है तो वहां से बजा देगा ऐसे। आपको मैं जागरूक कर रहा हूं, और ये हमने पढ़ा है, पर इस एरिया को मैंने अलग से बुक में इसलिए दिया ताकि आपका ध्यान जाए कि आपको करना है, उसको छोड़ना मत। छोटी छोटी बातें उसमें। एक बार मैं पूछूं कि आपसे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चैप्टर आपने देखा था, चैप्टर 5। आप बताओ वो जो चैप्टर 5 देखा था ना आपने, बोलो ना क्या देखा था? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, और बाद में मतलब टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये चैप्टर 2 में लिखा था ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर चैप्टर 5 में लिखा था। पर चैप्टर 5 में क्या लिखा था? सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। यहां पे इस चैप्टर का नाम क्या है? एक बात समझ में आई, चैप्टर 5 का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेवलपमेंट, और यहां पे नाम लिखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंट्रोल। मतलब जो डेवलप आपने किया था चैप्टर 5 में, उसको बचाना चाहिए, जरूरी है। तो मतलब आप बचाना कैसे होना चाहिए? जो आपने एनालिसिस था वो अच्छा करना चाहिए, डिजाइनिंग अच्छे से करना चाहिए, कोडिंग अच्छे से करना चाहिए, डीबगिंग अच्छे से करना चाहिए, टेस्टिंग अच्छे से करना चाहिए, मेंटेनेंस अच्छे से, ये जो करना चाहिए अच्छा करना चाहिए। अच्छा, ये सब कंट्रोल में लिखा है। यही आपका क्वेश्चन है, सिस्टम, बोलो ना, ये सिस्टम डेवलपमेंट में लिखा है। किस में लिखा है? और ये जो यहां पे लिखा है ना कॉन्करेंट ऑडिट, ये डिलीट कर दो। ये मैंने इसके, आपको मालूम है डिलीट करना है, आपको करवाया भी था मैंने। ये कौन सा है? ये जो लिखा है ना कॉन्करेंट ऑडिट एंड ऑल, ये तीनों डिलीट करना था आपको, मैंने क्लास में करवाया था। वो क्यों डिलीट करना है? क्योंकि उसके नए बच्चे पैदा हुए थे, पर मुझे बोलना जरूरी था ना आपको, मुझे कुछ बोलना था। ये जो मैंने आपको जो बोला ना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सबका नाम क्या है? वो सिस्टम डेवलपमेंट नहीं, सॉरी, उसका नाम है प्रोग्राम मेंटेनेंस। वापस से बोलना चाहूंगा, मैंने कुछ गलत बोला हुआ तो मैं वापस रिवाइज करता हूं। चैप्टर 5 में आपने कितने 6 पेजेस देखे ना, फिर आप बोलेंगे सर जो चीजें 6 पेजेस वहां पे लिखे थे वो हम लोग को प्रोग्राम मेंटेनेंस के नीचे भी दिख रहे। अरे बोलो ना, फिर दोनों में फर्क क्या है? चैप्टर 5 में लिखा था ये सब होना चाहिए, ये सब ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर से डेवलप होता है। और चैप्टर 3 में क्या लिखा है? ये सब अच्छे से करो, यही कंट्रोल है। वापस से एक बार बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं। चैप्टर 5 में ये लिखा कि सॉफ्टवेयर कैसा डेवलप होता है, और अब वही स्टेप्स का नाम देखो प्रोग्राम मेंटेनेंस के नीचे है। तो अब की बार क्या लिखा है? ये सब अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, ये उसका कंट्रोल है। बराबर है? तो प्रोग्राम मेंटेनेंस ऐसा लगता है मेंटेनेंस के बारे में, बट इट इज नॉट अबाउट मेंटेनेंस। आपको ये भुलाने के लिए बनाया हुआ क्वेश्चन है, ताकि आप जैसे जो बालक है वो इसको मेंटेनेंस के ऊपर टोक दे। मतलब उसको मेंटेनेंस सीखेगा तो एग्जाम में बोलेगा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हैज टू बी डन, इफ मेंटेनेंस इज नॉट डन सॉफ्टवेयर विल बिकम आउटडेटेड। अब बच्चा जिस लाइन पे ठोक रहा है वो लाइन का कुछ नाम ही नहीं है। वो किसके बारे में बात कर रहा है? एसडीएलसी के फेजेस के बारे में। पर मुझे एक बात पूछना है आप सभी से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, भारत में स्वच्छ भारत जो चल रहा है, ये किसकी वजह से चालू है? मतलब इनिशिएटिव किसने लिया? सोचो, नहीं लेते तो नहीं होता। मतलब खुजली मस्ती, ग्रैंड मस्ती किसको होना चाहिए? जब तक टॉप लेवल ही सोया ना, तो बाकी लोगों को तो वैसे भी परवाह नहीं है। मतलब स्वच्छ भारत जो चल रहा है वो सिर्फ मोदी जी के इनिशिएटिव से चल रहा है, वरना होता ही नहीं। तो बताओ मुझे, टॉप मैनेजमेंट के समय मैंने ऐसे क्यों पढ़ा है? जब टॉप मैनेजमेंट जो इस ऑर्गेनाइजेशन का है उसको ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कुछ पड़ी नहीं है, उसको ही परवाह नहीं है, वही सिक्योरिटी का प्लान नहीं करता। अरे बोलो ना, वही प्लान करने के बाद में रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज नहीं करता, वही लीडिंग करके मोटिवेट नहीं करता, और इंप्लीमेंट करने के बाद में चेक नहीं करता, तो बताओ सिक्योरिटी लगेंगी क्या? एक सवाल पूछो, क्या ये जो 6 पॉइंट्स दिए ना, 6 यहां पे, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये जो 6 पॉइंट है ना, सिस्टम डेवलपमेंट और ये ऊपर वाले, ये जो ये 6 पॉइंट्स है ना, ये पूरा के पूरा टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सोचो ना, अगर मान लीजिए 6 पॉइंट हो ही नहीं सकते हैं अगर टॉप मैनेजमेंट ही सतर्क नहीं है, मतलब ना वहां पे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ना डेटा का सिक्योरिटी अच्छे से होगा, ना सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होगा अगर। तो इसीलिए सारे 7 कंट्रोल का बादशाह जो है
वो टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल में लिखे 4 पॉइंट है। बताओ, आप बताओ इन चारों में डिफरेंस क्या है? प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, अरे लीड करेंगे, अरे पहले प्लान करेंगे, ऐसा सिक्योरिटी करना है, जो सिक्योरिटी जो करना है उसके लिए सामान लाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, और जैसे सामान लाया सबको मोटिवेट करेंगे ऐसा करो ऐसा करो, और एक बार इंप्लीमेंट हुआ तो चेक करेंगे सही हुआ कि नहीं। तो सारे पॉइंट्स हो गए क्या हमारे? ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, वापस से पूछता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। सारे 7 बच्चों में से मैं वापस पूछूंगा मैं किसके। आप भी बताओ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगा दिया, आपको अगर कुछ खराब लग रहे होंगे बोलो ना, आपने उसको चेंज कराना चाहिए, ऑपरेशन। आप बताओ, आग, पानी, धूल मिट्टी, बिजली, भूकंप, सुनामी, थ्रेड्स देखो, सिक्योरिटी लगाओ, सिक्योरिटी। टॉप मैनेजमेंट ने कौन से 4 कंट्रोल करना चाहिए? प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे। एक बात सुनिए, एक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा कौन सा कंट्रोल है इन्फोसिस सॉफ्टवेयर चेक करेगा? कोऑर्डिनेशंस। ऐसा कौन सा कंट्रोल है जो डेटा की अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंफ्यूजन होता है प्रोग्रामिंग में और सिस्टम डेवलपमेंट में। चैप्टर 5 में ऐसा 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 करना जरूरी है, यह प्रोग्राम है या सिस्टम है? जवाब दो। एक बात बोलूंगा ना, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड सिस्टम? आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, सिस्टम मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, 5 चीजों को मिलाकर सिस्टम होता है। और प्रोग्राम इज ओनली सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो द मैक्रो, कौन सा? मैक्रो सिस्टम एंड माइक्रो प्रोग्राम। तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोग्राम, यू आर टॉकिंग ओनली पर्टिकुलर अबाउट सॉफ्टवेयर, मतलब चैप्टर 3, मतलब सॉरी चैप्टर नंबर 5 SDLC। तो इसलिए प्रोग्राम इज नथिंग बट, प्रोग्राम का दूसरा नाम होता है सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम का तीसरा नाम होता है एप्लीकेशन। कम ऑन। तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोग्राम मतलब आप एक केवल मेयरली यू आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, बट व्हेन यू टॉक अबाउट सिस्टम you talk about hardware. We see, you cannot implement software only. When you want to implement software, you need hardware, you need people to work, you need network to work. समझ में आ रहा क्या? तो when you talk about system, it's very wide range you having. तो it's hardware, software, data, people, network. तो उसके कंट्रोल कैसे करना वो सिस्टम में आता है, और केवल सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कैसे करना वो प्रोग्राम में आता है। समझ में आया? इसी के साथ में ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और उसके नीचे जो एप्लीकेशन लिखा है, उसके पापा के ऊपर मैं कुछ ज्ञान देना चाहूंगा। कितने हैं वहां पे? कितने बच्चे हुए? एक बात बताओ कि आपको, इधर देखो मेरे पास, इधर आओ। एप्लीकेशन कंट्रोल जो है ना, एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की इज्जत कहां कहां पे लूट सकते हैं? कुछ लोग बाउंड्री पे लूट लेंगे। बाउंड्री पे मतलब क्या? गलत पासवर्ड देके। कुछ लोग इनपुट पे लूटेंगे, कुछ लोग प्रोसेस पे, कुछ लोग आउटपुट पे, कुछ लोग डेटाबेस जो स्टोरेज होगा, और कुछ लोग इधर से जब उधर डेटा भेजते हैं, तो डेटा इधर से उधर जब भेजते हैं तो कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क के ऊपर इज्जत लूट सकते हैं। इसीलिए बोलो ना क्या, एप्लीकेशन कंट्रोल के सारे हेड्स अगर देखोगे तो ऐसे हेड्स है, देखो। और इस क्वेश्चन को मैंने जब क्लास में पढ़ा था, मैंने बहुत बार रिवाइज करा था, ये बोल बोल के इसके ऊपर बहुत अमेंडमेंट्स। पर आपको मैं हेडिंग क्यों दिखा रहा था कि आपको ये समझे। एप्लीकेशन कंट्रोल अगर पूछा एग्जामिनेशन में, एक बार क्या पूछा था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जिसमें आपको 7 बच्चों का जिक्र करना है। बताओ कोई भी सॉफ्टवेयर में, एग्जांपल दे रहा हूं, टैली में, क्या टैली में 7 बच्चे हैं क्या? बताओ। टैली में पासवर्ड है, बाउंड्री। टैली में जर्नल एंट्री देते हो, इनपुट। टैली में पोस्टिंग समराइज होती है, दैट इज प्रोसेसिंग। टैली से बैलेंस शीट निकलता है, आउटपुट। टैली का बैलेंस शीट सेव करता है, डेटाबेस में आता है। और जब टैली का रिपोर्ट इस जगह से दूसरी जगह पे जब जाता है, कम्युनिकेशन। मतलब टैली के डेटा की इज्जत बेइज्जत हो सकती इन 7 में से किसी भी जगह पे, इसलिए इसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया तो मतलब आपने एप्लीकेशन कंट्रोल कर लिया। फिर एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, इसका नाम ऐसे क्यों है? बताओ ना। ये ऊपर जो हेडिंग दिया है, उस हेडिंग के बारे में, उसका हेडिंग ऑडिट क्यों है? हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट? मतलब जो इंसान सिस्टम ऑडिट करने जाता है उसको मैनेजरल कंट्रोल भी चेक करना पड़ते हैं, और साथ साथ में सॉफ्टवेयर के, मतलब पहले सॉफ्टवेयर तो चेक करना जरूरी है, पर सॉफ्टवेयर को संभालने वाला जो मैनेजर है, क्या वो भी ठिकाने पर है क्या नहीं, वो भी चेक करना जरूरी है। मतलब यहां के हेड का नाम क्या है? ऑडिट। हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट? मतलब ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को नहीं चेक करेगा, ना कि सिर्फ सिस्टम को, वो भी चेक करे जो आदमी जो है ना, जो उसको संभाल रहे हैं, वो भी सही काम कर रहे हैं। इसलिए तो बोलते हैं सॉफ्टवेयर को चेकिंग के समय सॉफ्टवेयर भी आता है, और साथ साथ में सॉफ्टवेयर को संभालने वाला मैनेजर भी आता है। इसलिए 2 बच्चे। और IAS सर के 3 बच्चे कौन से?
इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च तो लॉजिकल होंगे और दिखेंगे तो फिजिकल होंगे, वरना आग पानी के लिए इन्वायरमेंटल होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या है? कभी कभी कंट्रोल लगाते प्रिवेंट करने के लिए, कभी लगाते डिटेक्ट के लिए, कभी लगाते हैं। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हुआ है। अब पूरे इस चैप्टर को अगर डिवाइड करेंगे तो बताओ 4 हिस्से बताओ। एक तो फ्रॉड्स, एक पॉलिसी, एक कंट्रोल्स और एक डेटा इंटीग्रिटी। 4 बच्चे अगर है, अगर ये चार्ट अगर देख रहे हो तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर इज कवर्ड। ओके एवरीबॉडी कम ऑन। एक बार आखिरी में 5 मिनट के लिए रिवाइज करूंगा, सब पूछूंगा आपसे। ओके फटाफट जल्दी से जवाब देना। बताओ बच्चों, दुनिया में 2 टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, प्योर एंड व्हाट। कम ऑन एवरीबॉडी कम ऑन। Any fraud which happens in the world of physical with the help of cyber. दोस्तों ऐसा, ये अगर सारे थ्रेट्स होने लगे तो क्या क्या नुकसान होगा? फाइनेंशियल लॉस, लीगल लॉस। बस नहीं सुनना मुझे मालूम है आपको आता है। बताओ इसमें से मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपने बाईपास किया, इंटेंशनल हैकिंग, क्रैकिंग। आपने पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया, क्रैक। बताओ इसमें से कौन है जो सीटी है? happens on after satisfying predetermined condition. Certain period of time के लिए वो अनअवेलेबल हो जाएगा, DOS। ऐसा कुछ बताओ जो वो इंटेंशनली आपने नहीं इंटेंशनल आपने किसको ऐसा ईमेल किया, ऐसा लगता है किसी और ने किया, आज रात की रात आखिरी रात थ्रेट्स आता है। सिक्योरिटी पॉलिसी बनाता कौन है? सिक्योरिटी पॉलिसी के 3 ऑब्जेक्टिव कौन से? कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 ऑब्जेक्टिव है। बताओ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हायरार्की टाइप्स कौन से? हमको हमेशा बता लो, यूजर, कंडीशन ऑफ कनेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन। बताएंगे 3 टाइप की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। स्ट्रैटेजिक, बॉयफ्रेंड। स्ट्रैटेजी बॉय मतलब बिजनेस करता है, बॉयफ्रेंड क्या होता है? फाइनेंस के लिए। अगला सवाल, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हाई, व्हाट, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, फिजिकल, लॉजिकल, एनवायरमेंटल, एक्सेस कंट्रोल, SDLC, BCP, मॉनिटर। बस टूल्स। ऐसा ही करो, स्टैंडर्ड नहीं समझते तो गाइडलाइन पढ़ो, और इंप्लीमेंट नहीं करते था तो। अगला सवाल, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव? प्रिवेंटिव, डिटेक्ट। बस ऑन द बेसिस ऑफ ISR, लॉजिकल, फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट। अगला सवाल, डेटा इंटीग्रिटी में बताओ इज्जत कहां लूट सकते हो? 7 जगह पे। सोर्स, ऑनलाइन टर्मिनल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज मतलब डेटाबेस। अगला सवाल ये आपके सामने बताएंगे, एक आंटी 2 सॉफ्टवेयर का 3 बार बैकअप। ये किसका आंसर है? ये सिक्योरिटी पॉलिसी के, ये डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसी है। और डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल्स बोलेंगे तो इनपुट, प्रोसेस, और वो है डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल्स। और डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसी बोला तो एक एंटीवायरस, 2 सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर को चेक करो, सॉफ्टवेयर अलग अलग लोगों ने बनाना चाहिए, और 3 बार बैकअप ऑफसाइट पे रखो। 5 स्टेप की इंफॉर्मेशन बताओ, ये सबको अवेलेबल होती है पब्लिक, ओनली टॉप मैनेजमेंट जानता है, टॉप सीक्रेट। एजेंडा मिनट्स, इंटरनल कंट्रोल रोज लगती है, और ऐसी कोई चीज जो इन चारों में नहीं है। चैप्टर की गेटिंग ओवर। थैंक यू।